प्लेट पर सभी वस्तुएं यूनिवर्स रिंग से थीं। ये सम्मान के बाद इनाम था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंदर कितनी चीजें थीं। ये हुआन के पास मूल रूप से भेष बदलने के लिए एक अंगूठी थी, लेकिन अब अंततः उसके पास एक ब्रह्मांड अंगूठी थी। उसने तुरंत इसे पहन लिया और इसे जांचने के लिए अपनी सच्ची आत्मा का उपयोग किया। उसने पाया कि अंदर बहुत सी चीजें हैं। 800 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। सम्राट वास्तव में अमीर है, उसने वास्तव में मुझे एक गोल नंबर दिया है। उद्धरण चिन्ह। निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के अलावा एक राष्ट्रीय संरक्षक टोकन, एक हवेली का पता और चमकदार सुनहरे कवच का एक सेट और एक लंबा भला आत्मा उपकरण था। क्या अफसोस है, अगर मैं दूसरे दौर में इन 6 लोगों से मिलता तो मैं उन सभी को लूट लेता। इस तरह मुझे 2000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर मिल गए होंगे। कौन जानता है, मैं सच्ची ऊर्जा सीमा को तोड़ने में सक्षम हो सकता हूँ। ये हुआन को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए पछतावा महसूस करना ठीक था। प्रदान करने के बाद अदालत को खारिज कर दिया गया। अभी ये दृश्य भूलभुलैया दर्पण के माध्यम से शाही शहर के बाहर तक प्रसारित किया गया था। हालांकि अदालत खारिज होने के बाद कमांडर यू ने ये हुआन को फिर से बुलाया। सम्राट उसे देखना चाहता था। इतना ही नहीं, वह जियांग जियान और अन्य 5 को देखना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि यह सोअरिंग फर्मामेंट मेंशन के कोटा के बारे में था। इसके बाद ये हुआन और अन्य 6 लोग कमांडर यू के नेतृत्व में एक छोटे से साइड हॉल में सम्राट से मिले। पहले झाओ पैन ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खुद को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया था, इसलिए जियांग जियान और अन्य लोग उसे नहीं पहचानते थे। लेकिन अब जियांग जियान और अन्य लोगों ने कमोबेश अनुमान लगा लिया था कि वह कौन था। झाओ पैन को कोई उपाधि नहीं दी गई थी और वह सुनहरे कढ़ाई वाले वस्त्र पहने हुए सम्राट के पास खड़ा था। अगर वह क्राउन प्रिंस नहीं थे तो वह क्या थे? वे अपने दिल में आहें भरते थे। सौभाग्य से वे प्रतियोगिता में झाओ पैन से नहीं मिले, अन्यथा वे मुसीबत में पड़ जाते। गहन सूर्य सम्राट झाओ चोंगबुआंग मेज के शीर्ष पर बैठे थे। उसने उन 7 की ओर देखा और सीधे इस बिंदु पर पहुंच गया, मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपने सोअरिंग हेवन मेंशन के बारे में सुना है? सोअरिंग फर्मामेंट हवेली। जियांग जियान और अन्य लोग इस नाम से अपरिचित नहीं थे। वे ये हुआन की तरह देहाती बेवकूफ़ नहीं थे। वे शाही शहर में पले बड़े, विशेषकर नेशनल गार्जियन जनरल जियांग जियान के बेटे। वह दुनिया की संरचना से काफ़ी परिचित थे। उस समय ये हुआन सहित 7 लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। वे सब समझ गए। मूल रूप से सोअरिंग स्काई मेंशन ने केवल 4 महान साम्राज्यों के शिष्यों को स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने इस साल अचानक अपनी भर्ती का विस्तार किया। सभी साम्राज्य पात्र हैं, बेशक ये सिर्फ योग्यता है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इसे कौन आजमाना चाहता है? झाओ चोंगबुआंग ने पूछा। जियांग जियान और अन्य 5 स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, यह विनम्र विषय चुक है। तुम्हारे बारे में क्या? झाओ चोंगबुआंग ने ये हुआन पर नजर डाली। आपका विनम्र सेवक, मैं भी इच्छुक हूँ। ये हुआन ने उनके स्वर की नकल की और कहा। ठीक है, झाओ चोंगबुआंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, हालांकि दोनों साम्राज्यों के लिए केवल 3 स्थान हैं। हमें रेजिंग फायर एम्पायर से मुकाबला करना होगा, इसलिए हमें आप में से 2 को चुनना होगा। 2। जियांग जियान और अन्य 5 स्तब्ध रह गए। हालांकि जब उन्होंने झाओ पैन को झाओ चोंगबुआंग के पास खड़ा देखा तो वे तुरंत समझ गए। पहले व्यक्ति का फैसला पहले ही हो चुका था, ये झाओ पैन था। आज से बेहतर कोई समय नहीं है। आइए अब शुरू करें, झाओ चोंगबुआंग ने कहा और अपना हाथ हिलाया। फिर एक भूलभुलैया शून्य दर्पण दिखाई दिया। उनके नेतृत्व में सभी ने भूलभुलैया शून्य दर्पण में प्रवेश किया। ये हुआन ने तीसरी बार भूलभुलैया शून्य दर्पण में प्रवेश किया। हालांकि इस बार ये पहले जैसी जगह नहीं थी, नहीं यह गोल्डन पैलेस था। इसके बजाय यह इंपीरियल सिटी के समान जगह थी। ऐसा लगता था कि मिस्टिक सन इंपीरियल परिवार के सदस्य यहाँ रहते थे। इस समय ये हुआन और अन्य लोग 200 मीटर चौड़े मंच पर खड़े थे। केवल 2 धब्बे हैं, लेकिन आप 7 हैं। आपको क्या लगता है हमें कैसे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए? झाओ चोंगबुआंग ने अचानक पूछा। ये हुआन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। लोगों की संख्या बराबर नहीं थी, जो थोड़ी परेशानी वाली थी। हालांकि 7 लोगों में से एक व्यक्ति था जो मध्य चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र जियांग जियान तक पहुंच गया था। वास्तव में इस सम्राट के मन में पहले से ही एक उम्मीदवार है। जियांग जियान, आप पहले से ही मध्य चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र में हैं, इसलिए आप अभी एक तरफ खड़े हो सकते हैं। आप सभी 6 प्रारंभिक चरण के ट्रू स्पिरिट दायरे में हैं, इसलिए आप शीर्ष 3 को निर्धारित करने के लिए जोड़े में लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। झाओ चोंगबुआंग ने कहा, हालांकि किसी का क्षेत्र किसी की ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। जियांग जियान पहले से ही 6 में से सबसे मजबूत था जब वह प्रारंभिक चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र में था। अब जब वह मध्य चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंच गया है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से अन्य 5 को दबा सकती है। हाँ, जियांग जियान ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और उदासीन भाव से बगल की ओर पीछे हट गया। तुम में से 6 जोड़े में लड़ेंगे। मेरे पास यहाँ 6 लॉट हैं। झाओ चोंगबुआंग ने अचानक बहुत सारा बर्तन निकाल लिया। हालांकि इस समय किसी ने आगे बढ़कर उसकी मुठ्ठियां पकड़ लीं। महामहिम, इतनी परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक लड़ाई चलेगी। जो बोला वो ये हुआन था। ओह जनरल, ये आपका मतलब है? झाओ चोंगबुआंग थोड़ा आश्चर्यचकित था। ये बहुत सरल है, उन 5 को एक साथ आने दो और यह विनम्र विषय अकेले ही उनका सामना करेगा। ये हुआन ने उत्तर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर पाता, किसी ने साइड से चिल्लाया, कैसा अहंकार! उत्तर के महान जनरल के बेटे ली शाओटियन असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ बाहर चले गए। बाकी 4 लोगों ने ऐसा ही किया। उनके पास जियांग जियान की ताकत को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये हुआन केवल प्रारंभिक चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र में था। गहन सूर्य साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में वे ऐसी चुनौती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वास्तव में ये हुआन ये भी जानते थे कि झाओ चोंगबुआंग के मन में पहले से ही एक उम्मीदवार था। एक झाओ पैन था, दूसरा जियांग जियान था और तीसरा निश्चित रूप से वह था। यहाँ का दृश्य संभवतः भूलभुलैया दर्पण पर प्रक्षेपित किया गया था। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग देख रहे थे। झाओ चोंगबुआंग ने ऐसा केवल दूसरों को समझाने के लिए किया। हालांकि ली शाओटियन और अन्य 4 आश्वस्त नहीं थे। झाओ चोंगबुआंग ने अचानक सिर हिलाया। मुझे लगता है कि जनरल ये की ताकत जियांग जियान से कमतर नहीं है। चलो इसे एक कोशिश दें। यदि जनरल ये हार जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया।
उन्होंने वास्तव में 5 प्रारंभिक चरण के ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञों की परवाह नहीं की, भले ही वह जियांग जियान ही क्यों न हो। जब ली शाओतियान और अन्य 4 ने यह सुना तो उन्हें थोड़ा असहाय महसूस हुआ। आखिरकार वे शाही आदेश की अवज्ञा नहीं कर सके, हालांकि ये भी अच्छा रहा, उनके पास एक कम प्रतियोगी होगा। तुरंत उन्होंने अपने इंटरस्पेशियल रिंग्स से अपने हथियार निकाल लिए। ये हुआन भी पीछे हट गए। इस बच्चे के पास मुझसे 2 गुने अंक हैं, उसे काफी सक्षम होना चाहिए, जियान जियान ने मन में सोचा। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही झाओ चोंगुआन की आवाज गिरी, मैदान में मौजूद 6 लोग चले गए। एक पल में 5 ट्रू स्पिरिट रियलम प्रतिभाओं ने गहन आंदोलन तकनीकों का इस्तेमाल किया और येहुआन की ओर दौड़ पड़े। हालांकि कुछ अजीब हुआ, येहुआन अचानक गायब हो गया। क्या ये कैसे संभव है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियान जियान, जो मध्य चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र में था, ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यहाँ तक कि वह इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते थे कि वह 1 बनाम 5 की स्थिति में जीत सकते हैं। हालांकि येहुआन ने उन 5 को आसानी से हरा दिया। ये वह गति नहीं थी जो एक प्रारंभिक चरण के सच्चे आत्मा क्षेत्र के कृषक के पास हो सकती थी। मंच के नीचे के 5 लोग सभी दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि क्या उनकी ताकत कागज से बनी है, अन्यथा वे इतने असुरक्षित क्यों होंगे। जनरल ये जीत गया, यूशान ने घोषणा की। इस समय येहुआन, जो अपनी मूल स्थिति में लौट आया था, अचानक मुड़ा और जियान जियान का सामना किया। उसने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा, वाइस कमांडर जियान, क्या आप मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हैं? येहुआन शुरू से ही जियान जियान को हराना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान जियान और नानलिन के दूसरे दर्जे के राजकुमार के बेटे डेंग यान दोनों उसे अवमानना की दृष्टि से देखते थे। तो क्या हुआ अगर वह एक देशभक्तिन था? क्या कोई देहाती बदमाश अधिकारी नहीं हो सकता? हालांकि येहुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि जियान जियान गायब था। उसकी ताकत देखने के बाद जियान जियान इतना डर गया कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। जनरल, ये मजबूत है, इसलिए दूसरा स्थान आपका है, झाओ चोंगुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनकी आंखें येहुआन से कह रही थीं, उनके लिए कुछ चेहरा बचाओ। मेरे प्यारे मंत्रियों, तीसरा स्थान अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? झाओ चोंगुआन ने घूमकर पूछा। उनका मतलब था कि अगर कोई जियान जियान की ताकत के बारे में आश्वस्त नहीं है तो वे आ सकते हैं और लड़ सकते हैं। हालांकि ये लोग जियान जियान से भी अधिक कायर थे। उन्होंने हड़बड़ाकर सिर हिला दिया। इसके साथ ही 3 स्पॉट तय हो गए। अभी इस दृश्य को नागरिक और सैन्य अधिकारियों और इंपीरियल सिटी के बाहर के लोगों ने देखा। अब राज्य के डिफेंडर जनरल येहुआन अपनी उपाधि के योग्य थे। लोगों ने सम्राट की दूरदर्शिता के लिए उसकी प्रशंसा की। फिर वे इंपीरियल सिटी लौट आए। यूशान ने जियान जियान और अन्य को भूल भुलैया दर्पण से बाहर निकाला, जबकि येहुआन को झाओ चोंगुआन ने रुकने के लिए कहा। येहुआन, झाओ पैन आपको पहले ही मामले के बारे में बता चुका है ना? झाओ चोंगुआन ड्रैगन सिंहासन पर बैठे। हाँ महामहिम, येहुआन ने सिर हिलाया। मुझे सम्राट मत कहो, बस अंकल कहो। आपके पिता पैन एर के शिक्षक हैं, हमें परिवार माना जा सकता है। झाओ चोंगुआन ने मिलनसार उपस्थिति दर्ज कराई। येहुआन ने भी एक संक्षिप्त क्षण के लिए विचार किया। ऐसा लग रहा था कि शाही परिवार को नहीं पता था कि येहुआन दैवीय मूल क्षेत्र में घुस गया है, अन्यथा वे उसे भगवान की तरह पूजते। चाचा, येहुआन ने पुकारा। ठीक है, झाओ चोंगुआन मुस्कुराए और कहा, जब से आपने शाही राजधानी में प्रवेश किया है तब से मैं आप पर ध्यान दे रहा हूँ। मैंने भी प्रतियोगिता के दौरान आपकी हर चाल देखी। मुझे डर है कि आपकी ताकत मेरी कल्पना से अधिक हो गई है। आपका किसी प्रकार का आकस्मिक सामना हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ अंकल, येहुआन ने फिर सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं अब और नहीं पूछूंगा। सोअरिंग हेवन मेंशन की कोटा लड़ाई 2 महीने के समय में आयोजित की जाएगी। यह मेरे गहन सूर्य साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग सोअरिंग हेवन मेंशन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सके तो मेरे गहन सूर्य साम्राज्य की स्थिति भी बढ़ जाएगी। यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो बस मुझे बताएं, झाओ चोंगुआन ने कहा। बस मुझे बताओ। येहुआन की आंखें चमक उठीं। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, मुझे स्पिरिट आइटम बनाने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है। येहुआन, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? झाओ पैन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे एक स्पिरिट आइटम बनाने की जरूरत है, येहुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आत्मा आइटम। झाओ चोंगुआन और झाओ पैन दोनों आश्चर्यचकित थे। पूर्व ने उत्सुकता से पूछा, आत्मा आइटम? हमारे पास शाही खजाने में उनमें से बहुत सारे हैं। कुछ भी चाहिए तो बस ले जाओ। आपको इसे स्वयं बनाने की आवश्यकता क्यों है? इसके अलावा क्या आप स्पिरिट आइटम बनाना जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। येहुआन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने उत्तर दिया, मैं एक मिड रैंक स्पिरिट आइटम बनाना चाहता हूँ। क्या? ये सुनकर झाओ चोंगुआन और झाओ पैन दोनों आश्चर्यचकित होकर रोने लगे। मिड रैंक स्पिरिट आइटम? मेरे गहन सूर्य साम्राज्य के पास एक भी नहीं है और मुझे डर है कि मिड रैंक साम्राज्यों के पास भी एक नहीं है। मैं एक बार व्यक्तिगत रूप से एक उच्च रैंक साम्राज्य में गया और एक मिड रैंक स्पिरिट आइटम खरीदने का अनुरोध किया, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। झाओ चोंगुआन ने अविश्वास से पूछा, क्या आप वाकई एक कर सकते हैं? चाचा, मुझे 100% यकीन है कि मैं कर सकता हूँ, जब तक मेरे पास पर्याप्त सामग्री है, येहुआन ने गंभीरता से कहा। झाओ चोंगुआन अभी भी थोड़ा सशंकित था क्योंकि एक मिड रैंक स्पिरिट आइटम की कीमत कम से कम 500 लो रैंक क्रिस्टल होगी और इसे प्राप्त करने के लिए एक चैनल की आवश्यकता होगी। गहन सूर्य साम्राज्य में केवल निम्न रैंक वाले स्पिरिट आइटम ब्लैकस्मिथ थे और कोई मध्य रैंक वाले स्पिरिट आइटम ब्लैकस्मिथ नहीं थे। यदि कोई वास्तव में मिड रैंक स्पिरिट आइटम प्राप्त कर सकता है तो पूरे साम्राज्य की ताकत एक स्तर बढ़ जाएगी। तो फिर आपको किस सामग्री की आवश्यकता है? झाओ चोंगुआन ने संदेह से पूछा। 10 किलोग्राम कोल्ड लाइट आयरन, आधा किलोग्राम शुद्ध सोने की रेत। येहुआन ने लगातार 10 से अधिक सामग्रियों को सूचीबद्ध किया। झाओ चोंगुआन को यह भी पता था कि स्पिरिट आइटम बनाने के लिए ये सामग्रियां बिल्कुल वही थी जिनकी आवश्यकता थी। उसने अपने मन में गणना की और उन्हें एक साथ रखा। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर देखें। लगभग 300 निम्न रैंक क्रिस्टल। वास्तव में येहुआन ने लागत में 300 हाई रैंक क्रिस्टल की वृद्धि की थी। उसे केवल 1/3 की आवश्यकता थी। क्या मजाक है? वह जबरन वसूली के इस अवसर को कैसे नहीं संजो सकता? हालांकि अब उनके पास 800 लो रैंक क्रिस्टल और 10,000 से अधिक डिवोर पॉइंट हैं, लेकिन उन्हें अपनी मिड रैंक ग्रिड लाइन को हाई रैंक ग्रिड लाइन में अपग्रेड करने के लिए कम से कम 10 लाख डिवोर पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा उन्हें पैटर्न खरीदने के लिए डिवोर पॉइंट्स का उपयोग करने की भी आवश्यकता थी। हर बार जब वह जाली बनाता तो उसे डिवोर पॉइंट्स की आवश्यकता होती। हिसाब किताब के बाद उन्हें ज़्यादा कमाई नहीं हुई।
ठीक है, मैं उन्हें अब तुम्हें दे दूंगा। हालांकि झाओ चुंगगुआन को संदेह था, लेकिन ये चीज़ें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। उसने तुरंत उन्हें अपनी इंटरस्पेशियल रिंग से बाहर निकाला। चाचा, कृपया मेरे लिए एक फोजिंग रूम तैयार करें, ये हुआन ने कहा। कोई बात नहीं। झाओ चुंगगुआन तुरंत ये हुआन को महल में उस स्थान पर ले आए जिसका उपयोग विशेष रूप से आत्मा की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। फिर वे ये हुआन को कमरे में अकेला छोड़कर सीधे चले गए। दूसरों के चले जाने के बाद उसने सीधे सभी 800 लोरेंट क्रिस्टल खा लिए और एक भी पीछे नहीं छोड़ा। डिंग, मेजबान ने 800 लोरेंट क्रिस्टल खा लिए हैं। इनाम 80,000 डिवोर पॉइंट है। डिंग, मेजबान मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। जैसा कि अपेक्षित था, सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आवश्यक अनुभव बिंदु बहुत अधिक थे। 800 निम्न रैंक क्रिस्टल उसके लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। 90,000 डिवोर पॉइंट उसके उपयोग के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोल्ड लाइट स्वॉर्ड नामक मिडिल रैंक आध्यात्मिक हथियार पैटर्न खरीदने के लिए सीधे 50,000 डिवोर पॉइंट खर्च किए। एक विचार के साथ डिवोर स्पेस में आध्यात्मिक हथियार सामग्री गायब हो गई। वहीं 20,000 डिवोर पॉइंट काटे गए। ये फोजिंग की लागत थी। मध्य रैंक आध्यात्मिक हथियार कोल्ड लाइट तलवार सफलतापूर्वक बनाई गई। सिस्टम अधिसूचना बज उठी। ये हुआन के डिवोर स्पेस में एक और तलवार थी जो ठंडी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। मैंने केवल 100 लोरेंट क्रिस्टल का उपयोग किया। जब हम बाद में बाहर जाएंगे तो मैं इसे चाचा को 500 लोरेंट क्रिस्टल की अनुकूल कीमत पर बेच दूंगा। मैंने अभी भी 400 लोरेंट क्रिस्टल अर्जित किए। हाँ, समतल होने का दिन बस आने ही वाला है। ये हुआन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि एक पेशेवर आध्यात्मिक स्तर के लोहार को भी मध्य रैंक आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए 1 या 2 दिनों की आवश्यकता होगी। हालांकि ये हुआन बाहर निकलने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक कमरे में रहा। अध्याय का अंत। भतीजे, आप इतनी जल्दी बाहर आ गए। झाओ चुंगगुआंग और झाओ पैन बाहर इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने ये हुआन को बाहर आते देखा तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो गया हो? उनके हाव भाव देखकर ये हुआन मुस्कुराए और बोले, अंकल, मैंने फोजिंग पूरी कर ली है। उसके बोलने के बाद उसके हाथ में म्यान से मढ़ी हुई तलवार दिखाई दी। क्या? झाओ चुंगगुआंग और झाओ पैन दोनों हैरान थे। ये हुआन ने इतनी जल्दी फोजिंग पूरी कर ली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ झांसा दे रहा था? झाओ चुंगगुआंग ने अविश्वास में तलवार ले ली। उसने सीधे उसे बाहर निकाला और फिर आकाश पर वार किया। अब उसने यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं की कि यह तलवार वास्तव में एक मध्य श्रेणी का आत्मा हथियार था। यह कैसे संभव हुआ? केवल 1 घंटे में उसने वास्तव में एक उत्कृष्ट मध्य श्रेणी का स्पिरिट हथियार तैयार कर लिया था। यहाँ तक कि एक मध्य श्रेणी का स्पिरिट हथियार फोजिंग मास्टर भी ऐसा नहीं कर सका। ये हुआन, तुमने ये कैसे किया? झाओ चुंगगुआंग एक देश का सम्राट था, लेकिन इस समय वह स्थानांतरित हो गया था। यह ऐसा था मानो दुश्मन सेना ने शाही राजधानी पर हमला कर दिया हो। यह मेरा रहस्य है, लेकिन मैं अभी भी जालसाजी जारी रख सकता हूँ। अंकल, क्या आपको अभी भी इसकी जरूरत है? ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। झाओ चुंगगुआंग ने अपनी लार निगल ली और जल्दी से कहा, मैं आपके लिए एक मध्य श्रेणी का स्पिरिट हथियार बनाने के लिए सामग्री तैयार करूंगा। मैं इसे 200 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के लिए खरीदूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हुआन की आंखें चमक उठी। अंकल बहुत विनम्र हैं। आपको कितनी जरूरत है? झाओ चुंगगुआंग ने तुरंत इसके बारे में सोचा। इससे पहले जब वह इसे खरीदने के लिए एक उच्च श्रेणी के साम्राज्य के नीलामी घर में गया था तो उसने पहले ही 800 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की बोली लगा दी थी, लेकिन फिर भी वह इसे जीत नहीं सका। बेशक उसने कीमत में वृद्धि जारी रखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उन उच्च श्रेणी के साम्राज्यों के परिवारों को भड़काना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसे केवल 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता थी। यह बहुत बड़ा मुनाफा था। मैं आपकी बात सुनूंगा अंकल। ये हुआन भी बहुत सीधे तौर पर सहमत हुए। हालांकि वह जानता था कि भले ही उसने कीमत 1 या 200 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल बढ़ा दी हो, फिर भी झाओ चुंगगुआंग सहमत होगा। इस तरह का व्यवसाय हमेशा लाभदायक था। जब तक वह लाभ कमा सकता था ये ठीक था। बहुत अधिक गणनात्मक होने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मुझे 10 और चाहिए। झाओ चुंगगुआंग ने कहा। मैं तुरंत सामग्री तैयार करने के लिए किसी को बुलाऊंगा और एक पल में गायब हो गया। ये जुबान भी उसकी एक झलक नहीं देख सका। झाओ चुंगगुआंग एक देश का शासक था, उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं थी। ये हुआन ने अनुमान लगाया कि झाओ चुंगगुआंग को इंपीरियल गार्ड्स के ग्रैंड कमांडर यू शान से अधिक मजबूत होना चाहिए। ये हुआन, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। आप एक मध्य स्तरीय आत्मा कलाकृति भी बना सकते हैं। यदि मैं एक पर अपना हाथ रख सकूं तो ये रेजिंग फायर एम्पायर की प्रतिभाओं से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक होगा। झाओ पैन प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये हुआन बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। सच्चे आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भक्षण प्रणाली के कार्य वास्तव में प्रकट हुए। शायद भविष्य में और भी चीजें होंगी। जल्द ही झाओ चुंगगुआंग आध्यात्मिक कलाकृतियों को बनाने के लिए सामग्रियों के एक बड़े ढेर के साथ लौट आए। उसे अभी भी 10 और मध्य श्रेणी के स्पिरिट उपकरणों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सीधे ये हुआन को 2200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर दिए। ये हुआन ने सामग्री ली और लोहार कार्यशाला में लौट आए। डिंग, मेजबान ने 2200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को खा लिया है। इनाम 220,000 भक्षण अंक है। डिंग, मेजबान सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया है। अभी अभी झाओ चुंगगुआंग बहुत उत्साहित था और उसे यह भी नहीं पता था कि ये हुआन टूट गया है। लेकिन अब ये हुआन सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। यदि झाओ चुंगगुआंग को पता होता तो वह बहुत डर जाता। सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर एक 16 वर्षीय। इतना अनुभव, ऐसा लगता है कि मुझे पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये हुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और गणना शुरू कर दिया। ये हुआन ने मिडिल टियर स्पिरिट आर्टिफैक्ट कोल्ड लाइट स्वॉर्ड बनाकर सामग्री के 2 सेट अर्जित किए। अब जब उसने 10 और जाली बना ली थी तो उसने सामग्री के कुल 22 सेट अर्जित किए। एक ठंडी रोशनी वाली तलवार को बनाने के लिए 20,000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 11 तलवारें 220,000 भक्षण बिंदु होंगी। अपने द्वारा खरीदे गए कोल्ड लाइट स्वॉर्ड आरेख को जोड़कर उन्होंने कुल 270,000 भक्षण बिंदु खर्च किए। सावधानीपूर्वक गणना के बाद अब उसके पास 40,000 भक्षण बिंदु और सामग्री के 22 सेट थे। शोधन सामग्री के प्रत्येक बैच का मूल्य 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था। 22 बैच 2200 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थे।
एक दिन बाद जब येहुआन 10 कोल्ड लाइट तलवारों के साथ झाओ चोंगगुआंग के सामने आया तो झाओ इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग बेहोश हो गया। 10 मध्य स्तरीय आत्मा कलाकृतियां केवल एक उच्च स्तरीय साम्राज्य के पास होंगी। येहुआन, तुम पूरे दिन व्यस्त रहे हो, जाओ और आराम करो, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे सीधे पा सकते हैं, झाओ चोंगगुआंग ने दयालु चेहरे के साथ कहा। इस समय वह पहले से ही येहुआन को अपने पूर्वज के रूप में मानता था। इन 11 मध्य स्तरीय आत्मा कलाकृतियों के साथ गहन सूर्य साम्राज्य की ताकत को 1 या 2 स्तरों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा येहुआन के जाने से पहले झाओ चोंगगुआंग ने येहुआन को कोल्ड लाइट तलवार दी थी। इससे येहुआन को काफ़ी परेशानी से बचाया गया। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर पहले ही तैयार हो चुका था। येहुआन के दिल में वास्तव में एक योजना थी। हालांकि झाओ चोंगगुआंग इतना खुश था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया है। इसलिए येहुआन को लगा कि पहले चीजें धीमी होनी चाहिए। यदि बहुत अधिक आश्चर्य होते तो एक त्रासदी हो सकती थी। अब वह पहले से ही राज्य के महान जनरल थे। झाओ चोंगगुआंग ने उन्हें इंपीरियल सिटी के किनारे पर एक हवेली से पुरस्कृत किया। विशेषज्ञों के एक समूह के अनुरक्षण में येहुआन इंपीरियल सिटी छोड़कर इंपीरियल सिटी में अपने घर आ गया। ये घर इंपीरियल सिटी के बहुत करीब था, लगभग किनारे पर। वापस जाते समय उन्होंने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये जनरल ये है, वह वास्तव में युवा और होनहार है। उन्होंने वास्तव में खुद से 5 लोगों से लड़ाई की और 5 प्रतिभाओं को आसानी से हरा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट उसके बारे में इतना ऊंचा सोचता है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट राजकुमारी ताइपिंग की शादी उससे करना चाहता है। क्या ऐसी कोई बात है? कुछ लोगों की फुसफुसाहट स्वाभाविक रूप से येहुआन के कानों से बच नहीं सकी। उसे बहुत मजा आया। अपने पिछले जन्म में वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे, कब उसका ऐसा इलाज हुआ था। राजकुमारी ताइपिंग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है, येहुआन ने मन में सोचा। कुछ ही समय बाद वह सम्राट की हवेली में लौट आया। ये हवेली इस समय येहुआन के सामने एक बड़ा साइन बोर्ड था। ऐसा कहा गया था कि झाओ चोंगगुआंग ने इसे व्यक्तिगत रूप से लिखा था। वहीं गेट के बाहर पहले से ही सैकड़ों नौकर और गार्ड इंतजार कर रहे थे। वापस स्वागत है जनरल, सैकड़ों लोग एक सुर में चिल्लाए। उनकी आवाज़ें इतनी तेज थीं कि येहुआन का दिल दहल गया। वाह, मैं वास्तव में एक काप हूँ जो ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगा रहा हूँ और आकाश में उड़ रहा हूँ। येहुआन अपने दिल में हंसे। 1 साल पहले वह सिर्फ एक छोटे से शहर में एक परिवार का शिष्य था। वह नष्ट हो चुके डेंटियन के साथ किसी काम का नहीं था और अब खेती नहीं कर सकता था। हालांकि 1 साल बाद वह विस्मयकारी राज्य का महान जनरल बन गया था, जो सैकड़ों हजारों सैनिकों और घोड़ों का प्रभारी था। हालांकि राज्य के महान जनरल के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इंपीरियल गार्ड्स के साथ इंपीरियल सिटी की रक्षा करना था। इसके अलावा हाल के वर्षों में गहन सूर्य साम्राज्य की सीमा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही है, इसलिए राज्य के महान जनरल के रूप में उनकी स्थिति सिर्फ दिखावे के लिए थी। इस समय एक चीज जो येहुआन सबसे अधिक करना चाहता था वह थी सेना का नेतृत्व करना और गौरव के साथ अपने गृहनगर लौटना। हालांकि अब और भी महत्वपूर्ण काम करने थे, इसलिए उसके लौटने का समय नहीं था। इस समय एक खूबसूरत आकृति अचानक ये निवास से बाहर चली गई। ये लगभग 25 वर्ष की एक महिला थी। उसका चेहरा सुंदर और लंबा फिगर था। उसने एक लाल पोशाक पहनी हुई थी जो चेओंगसम जैसी थी। उसके लंबे सफेद पैर हवा में उजागर हो गए, जिससे येहुआन की आंखें लगभग अपनी सॉकेट से बाहर निकल गईं। वह येहुआन की ओर झुकी और पानी जैसी धीमी आवाज में बोली, जागीर में वापस आपका स्वागत है मास्टर। इस छोटी लड़की का नाम हुआयंग है और वह आपकी प्रबंधक है। उसे देखकर येहुआन की आंखें चमक उठीं। झाओ चोंगगुआंग वास्तव में विचारशील थे। उसने वास्तव में उसके लिए एक सुंदर गृहस्वामी की व्यवस्था की। यह उसे अपराध करने के लिए बहका रहा था। आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद बड़ी बहन, येहुआन ने विनम्रता से कहा। तुम बहुत दयालु हो मास्टर, बस मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। हुआयंग ये सोचकर मुस्कुराई कि यह छोटा जनरल काफी विनम्र था। हालांकि जब येहुआन करीब आए तो उसे एहसास हुआ कि वह येहुआन की खेती को नहीं देख सकती। आखिरकार वह एक सच्ची आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी थी। ओह, प्रारंभिक चरण का सच्चा आत्मा क्षेत्र। येहुआन ने हुआयंग को आश्चर्य से देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि हुआयंग केवल प्रबंधन में एक प्रतिभा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत होगी। 25 वर्षीय ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ, उसकी योग्यता काफी अच्छी थी। मास्टर वास्तव में बोधगम्य है। अब से हुआयंग भी मास्टर की गार्ड होंगी, हुआयंग ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। वह येहुआन की खेती को भी नहीं देख सकी। अगर भविष्य में कोई खतरा होता तो शायद येहुआन उसकी रक्षा करती। ओह, तो पहले मुझे दिखाओ। येहुआन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह पहले से ही शाही राजधानी में जो चाहे कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? अगर सचमुच कोई होता तो वे सभी मर जाते। येहुआन सीधे ये निवास में चले गए। ये निवास बहुत बड़ा था और वहाँ कई नौकर थे। हुआयंग के मार्गदर्शन में येहुआन ने उस स्थान को मोटे तौर पर समझा। कम से कम वह खो नहीं जाएगा। फिर हुआयंग येहुआन को आंगन में ले आई जहाँ वह अब से रहेगा। येहुआन को आश्चर्य हुआ कि वहाँ 8 खूबसूरत नौकरानियां भी थीं। क्या वह वन्य को 8 बार बनाने जा रहा था? नहीं, हुआयंग सहित वह 9 होगा। येहुआन पहले से ही लार टपका रहा था। मास्टर, तो मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। यदि आपके पास कोई निर्देश है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हुआयंग ने देखा कि येहुआन गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ओह, एक क्षण रुकें। एक और चीज़ है जो मुझे आपसे करने की ज़रूरत है। येहुआन को तुरंत होश आया और उसने कहा, किसी को भेजो। लियान्युन शहर में ये कबीले में जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ। उद्धरण चिन्ह। हुआयंग ने कहा, मास्टर, कोई पहले ही जा चुका है। ओह, आप काफ़ी कुशल हैं। येहुआन हैरान नहीं था। उसने आगे कहा, फिर किसी को टूटते बादल संप्रदाय में भेजो और गुवान युलान नाम की एक महिला शिष्य को सूचित करो। ये नाम सुनकर हुआयंग की खूबसूरत आंखें झिलमिला उठीं और उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ मास्टर। उसने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने दिल में अनुमान लगा सकती थी। अब जब येहुआन ने अपना नाम बना लिया था तो उसने ये कबीले और लियू को खत्म करने के लिए किसी को नहीं भेजा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि शाही राजधानी की तुलना में ये कबीले की ताकत बहुत कमजोर थी। शाही राजधानी का कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति ये कबीले को नष्ट कर सकता है। उन्हें लियान्युन शहर में रहने देना बेहतर था। हालांकि वह धीरे धीरे ये कबीले को मजबूत बनाएगा और साथ ही लियान्युन शहर का निर्माण भी करेगा। आइए पहले इतना न सोचें, मुझे अभी भी कुछ करना है।
ये हुआन ने अपने विचार वापस ले लिए। हालांकि वह पूरे दिन व्यस्त रहा, लेकिन उसने कोल्ड लाइट तलवार बनाने में केवल कुछ सेकंड ही बिताए। जब झाओ चोंगुआन बाहर इंतजार कर रहा था, वह वास्तव में आराम कर रहा था। इस समय उसके भक्षण स्थान में अभी भी कुछ फोजिंग सामग्रियां थीं। उन्होंने तुरंत मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन स्टार चेजिंग बो के लिए एक खाका खरीदा। भक्षण प्रणाली के फोजिंग कार्य के लिए समान मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है, चाहे वह तलवार हो या धनुष। अंतर केवल इतना था कि फोजिंग लागत और ब्लूप्रिंट अलग थे। ये हुआन ने मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन स्टार चेजिंग बो बनाने के लिए 40,000 से अधिक भक्षण बिंदु खर्च किए। मैंने अपने सभी बिंदुओं का फिर से उपयोग कर लिया है, इसे भूल जाओ, मैं सारी सामग्री खा लूंगा। एक विचार के साथ उन्होंने भक्षण स्थान की अधिकांश सामग्रियों को खा लिया और केवल 2 मध्य श्रेणी के आत्मा हथियारों के लिए सामग्री छोड़ दी। एक पल में उसके पास लगभग 200,000 भक्षण बिंदु थे। हालांकि उसने बहुत सारी अच्छी चीजें खा ली थी, फिर भी वह सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया था। इंपीरियल कैपिटल टूर्नामेंट ने कुल 2 से 3,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल दिए। जियान ने उनमें से 400 ले लिए। ये क्रिस्टल उसके लिए सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ये हुआ ने लगभग 5,000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल अकेले खर्च किए और फिर भी प्रारंभिक चरण के ट्रू स्पिरिट क्षेत्र से ट्रू एनर्जी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके। ये स्पष्ट था कि उसके लिए आगे बढ़ना कितना कठिन था। हालांकि उन्होंने अभी भी 90 सेलेक्सर खरीदने के लिए 45,000 भक्षण बिंदु खर्च किए, जिससे 120 से एसेंस ब्लड स्लॉट बढ़कर 10,000 हो गया। मेजबान वर्तमान में 1000 ब्लड लाइन के साथ जुड़ने में असमर्थ है। यदि आप इसके साथ जबरन फ्यूज करते हैं तो इससे आपका क्षेत्र गिर सकता है या आपका शरीर फट सकता है। क्या आप इसके साथ फ्यूज करना चाहते हैं? निश्चित रूप से अपने वर्तमान दायरे के साथ वह अभी भी उच्च श्रेणी की वंशावली के साथ नहीं जुड़ सका। यहाँ तक कि सबसे सस्ती हाई ग्रेड ब्लड लाइन की लागत भी कई मिलियन होगी और कुछ की लागत 100 मिलियन से भी अधिक होगी। इसलिए येहुआ ने अनुमान लगाया कि उच्च श्रेणी की वंशावली के साथ जुड़ने के लिए उसे कम से कम ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र या यहाँ तक कि दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। अभी उसके पास अभी भी लगभग 150,000 भक्षण बिंदु थे। सच्ची आत्मा के दायरे में प्रवेश करने के बाद भक्षण प्रणाली के कई कार्यों को अनलॉक कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कई चीज़ों को भी अनलॉक किया था, जैसे मध्य श्रेणी के आत्मा कौशल, मध्य श्रेणी के आत्मा हथियार और कई अन्य। हालांकि ये सभी चीज़ें बहुत महंगी थीं। उदाहरण के लिए एक मध्य श्रेणी के स्पिरिट हथियार के लिए केवल 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, जिसकी लागत 1000,000 भक्षण बिंदु होती है। ये बहुत महंगा था। पहले वह कुछ गोलियां बनाना चाहता था और झाओ पैन की ताकत बढ़ाना चाहता था ताकि वह सोअरिंग हेवन मैंशन की परीक्षा पास कर सके। लेकिन उसके पास अभी भी तैयारी करने के लिए 2 महीने थे, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। इसलिए उन्होंने संरचनाओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। संरचनाओं को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: युद्ध संरचनाएं, रक्षात्मक संरचनाएं और आत्मा संरचनाएं। युद्ध संरचनाएं आक्रामक संरचनाएं थीं और रक्षात्मक संरचनाएं रक्षात्मक संरचनाएं थीं। जहां तक आत्मा संरचनाओं का सवाल है, वे संरचनाएं थीं जिनका येहुआन ने अतीत में सामना किया था। वे दुश्मनों को प्रतिबंधित कर सकते थे और उनके पास सभी प्रकार के जादुई प्रभाव थे। येहुआन एक एक करके उन्हें देखने लगा। उन्हें संरचनाओं में बहुत रुचि थी। कुछ समय बाद उन्होंने स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन नामक एक संरचना सीखी और 50,000 भक्षण बिंदु खर्च किए। आत्मा एकत्र करने वाली संरचना उठो। येहुआन की आंखें चमक उठीं और उसकी सच्ची आत्मा तुरंत जमीन में समा गई। फिर उसने महसूस किया कि आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई उसकी ओर एकत्रित हो रहे हैं। निम्न श्रेणी की स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन, इसकी त्रिज्या 100 मीटर है। ये स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई को इकट्ठा करता है और एक मार्शल कलाकार की खेती की गति को काफी बढ़ा देता है। उन्होंने अपने दिल में अनुमान लगाया कि उनके आंगन में स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई पहले की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक था। सीधे शब्दों में कहें तो बाहरी दुनिया में खेती करने की तुलना में यहाँ खेती करना 5 गुना तेज होगा। लियानियन शहर में स्वर्ग और पृथ्वी युआन क्यूई बहुत गरीब है, इसलिए मार्शल कलाकारों का क्षेत्र शाही राजधानी की तुलना में बहुत कमजोर है। मैं जाऊंगा और बाद में स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करूंगा। हालांकि यह अभी भी शाही राजधानी जितना अच्छा नहीं है, फिर भी यह सामान्य बड़े शहरों से बेहतर है। अब जब वह मजबूत था तो वह हमेशा अपने बारे में नहीं सोच सकता था। वह हारमास का व्यक्ति था और उसे अभी भी परिवार और दोस्ती की जरूरत थी। वह फीनिक्स की पूंछ के बजाय शेर का सिर बनना पसंद करेगा। वह ये परिवार को शाही राजधानी में नहीं लाएगा, लेकिन वह लियानियन शहर को साउथ फॉरेस्ट सिटी की तरह एक हलचल भरे शहर में बदल सकता है। अध्याय का अंत हुआन ने अन्य संरचनाओं का अध्ययन किया। हालांकि वह अब एक भयानक सुधार में था। हुआयंग दौड़कर आई और बताया, मास्टर, गार्जियन जनरल, प्रधानमंत्री और दक्षिण के महान जनरल यहाँ आने के लिए हैं। हुआयंग ने लगातार 10 से अधिक स्थान सूचीबद्ध किए। येहुआन हैरान था। बस अब उसे ऐसी बात याद आ गई। वह साम्राज्य में सबसे कम उम्र के प्रतिभाशाली और प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। स्वाभाविक रूप से कई लोग उनसे मिलने आते थे। चूंकि वे यहाँ थे, वे निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं आएंगे। हाँ, क्रिस्टल, मैं यहाँ हूँ। अल्पविराम। पहले दिन जब येहुआन ये निवास में आए तो कई उच्च पदस्थ अधिकारी आए। उनमें से लगभग सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। दूसरे दिन वे दूसरे दर्जे के अधिकारी थे। तीसरे दिन वे तीसरे दर्जे के अधिकारी थे। येहुआन ने अगले कुछ दिनों में कई भोज खाए। वह चिढ़ने लगा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामाजिकरण इतना कठिन काम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने उन्हें महंगे उपहार नहीं दिए। कुछ दिनों के बाद उपहार केवल 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर थे। ये बहुत कंजूस था। उसके पास दरवाजा बंद करने और किसी भी मेहमान को देखने से इनकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अल्पविराम। येहुआन, जिन्होंने मेहमानों से मिलने से इनकार कर दिया, आराम करने लगे। वह अपने आंगन में बैठ गया और चाय की चुस्की ली। वह काफी रिलैक्स नजर आ रहे थे। खटखटाओ, खटखटाओ, खटखटाओ। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अंदर आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सुंदर आकृति अंदर चली गई। ये जनरल के निवास की खूबसूरत नौकरानी हुआयंग थी। जब हुआयंग ने येहुआन को देखा तो उसने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, महामहिम क्राउन प्रिंस यहाँ हैं। महामहिम क्राउन प्रिंस, आप उसे अंदर क्यों नहीं बुला रहे हैं? येहुआन ने जल्दी से कहा। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, एक मोटी आकृति दरवाजे के बाहर से अंदर आई। ये झाओ पैन था। कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। झाओ पैन अंदर आया और बिना किसी औपचारिकता के येहुआन के बगल में बैठ गया। हुआयंग ने झाओ पैन पर नजर डाली।
झाओ पैन राज्याभिषेक समारोह के दौरान भूल-भुलैया दर्पण में दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें क्राउन प्रिंस के रूप में पहचाना। उसी समय वह तुरंत पीछे हट गईं। क्या? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं तो आप मुझे कॉल करने के लिए किसी को भेज सकते हैं। अरे, मैं यहाँ पिता की ओर से आपको धन्यवाद देने आया हूँ। आपकी उन 10 फ्रॉस्टलाइट तलवारों ने शाही परिवार की ताकत को बहुत बढ़ा दिया। जैसे ही झाओ पैन बोला, उसने अपनी कॉस्मॉस रिंग से एक फ्रॉस्टीलाइट तलवार निकाली और कहा, शाही पिता ने मुझे भी एक दी थी। इस तलवार के साथ मुझे विश्वास है कि मैं सोअरिंग स्काई मैंशन की परीक्षा में स्थान प्राप्त कर सकूंगा। हाँ, फैटी भाई, इतने विनम्र मत बनो। यदि आप अभी भी इसे भविष्य में परिष्कृत करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय मुझे ढूंढने आ सकते हैं। यह एक निश्चित जीत का सौदा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी को मना नहीं करेगा। फिलहाल नहीं। इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता ने इस बार पुरस्कार के रूप में 3000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल दिए हैं। झाओ पैन ने कोल्ड लाइट तलवार हटा दी और अपना सिर हिलाया। मैंने अन्य 10 मध्य श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियां बनाई हैं। मुझे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। ये जुबान भी इस बात को समझ गए, इसलिए उन्होंने जोर नहीं दिया। इंपीरियल कैपिटल प्रतियोगिता में इतने सारे पुरस्कार मिलने का कारण सोरेन स्काई मैंशन की प्रवेश परीक्षा थी। निम्न स्तरीय साम्राज्य के लिए 5000 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल कोई छोटी राशि नहीं थी। हालांकि ये हुआ ने फिर भी मुस्कुराते हुए पूछा, फैटी, क्या आप रेजिंग फायर एम्पायर की 3 प्रतिभाओं की ताकत जानते हैं? बेशक मैं करता हूँ। उन तीनों का पालन पोषण शाही परिवार ने किया और उन्होंने उन पर बहुत पैसा खर्च किया। ऐसा कहा जाता है कि वे तीनों पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। हालांकि यह आधे साल पहले की खबर है। हो सकता है कि उनमें से एक पहले ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका हो। लेकिन ये ठीक है, मैं अब सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में हूँ और मेरे पास एक मध्य चरण आध्यात्मिक हथियार है। मुझे विश्वास है कि मैं एक स्थान सुरक्षित कर सकता हूँ, झाओ पैन ने कहा। ये सुनने के बाद ये हुआन ने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा और कहा, यह सच है, लेकिन फैटी ब्रो, क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल सोअरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश करने की योग्यता है? यदि आप सोअरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश करना चाहते हैं तो सच्चे आत्मा क्षेत्र का मध्य चरण पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये वास्तव में एक समस्या है। उच्च स्तरीय साम्राज्यों की उन प्रतिभाओं के पास संभवतः मध्य चरण के आध्यात्मिक हथियार हैं और उनका क्षेत्र निम्न नहीं है। झाओ पैन ने सिर हिलाया। हे, फिर वसायुक्त भाई, क्या आप जल्दी से सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं? ये हुआन ने अचानक एक धूर्त मुस्कान प्रकट की। क्या? झाओ पैन की आंखें चमक उठीं। वह मूर्ख नहीं था। ये हुआन के लिए पूछना जाहिर तौर पर उसके पास एक रास्ता था। तुम्हारे पास एक रास्ता है? झाओ पैन ने जल्दी से पूछा। हाँ, मैं आपको एक पल में आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। फैटी भाई, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? ये हुआन ने सिर हिलाया। पहले झाओ पैन को विश्वास नहीं था कि ये हुआन मध्य चरण के आध्यात्मिक हथियार बना सकते हैं। हालांकि ये हुआन ने वास्तव में उन्हें बनाया और उस पर काफी कुछ। अब वह उस पर संदेह कैसे कर सकता था? बेशक मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं पहले ही काफी अच्छी चीजें निगल चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास ट्रू एनर्जी रियलम विशेषज्ञ भी थे जो मेरे लिए औषधीय ऊर्जा को जबरन परिष्कृत करते थे। यदि मैं सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे डर है कि मुझे कुछ महीनों की आवश्यकता होगी। झाओ पैन ने भौहें चढ़ा दी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं न केवल हथियार बना सकता हूं बल्कि गोलियां भी परिष्कृत कर सकता हूं। जब तक आप मुझे सामग्री इकट्ठा करने में मदद करते हैं, मैं आपको सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। ये हुआन ने कहा। झाओ पैन शांत नहीं बैठ सका और बोला, क्या ये सच है? बेशक ये सच है। ये हुआन ने सिर हिलाया और अचानक खड़ा हो गया। फैटी भाई, मेरे वर्तमान क्षेत्र पर एक नजर डालें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में घनी सच्ची आत्मा बाहर निकल आई। झाओ पैन ने इसे महसूस किया और पाया कि ये हुआन पहले ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। ये कैसे संभव हुआ? क्या अब आप मुझ पर विश्वास करते हैं? पहले मैंने सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए ये गोली खाई थी। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? मैं उन्हें तुरंत ले आऊंगा, झाओ पैन ने उत्साह से कहा। ये हुआन ने बहुत सी बातें कही, फिर कहा, ये सच्ची आत्मा की गोली को परिष्कृत करने की सामग्रियां हैं। फैटी भाई, तुम्हें कितने की जरूरत है? मुझे सोचने दो। मुझे एक चाहिए, फिर जियान को एक चाहिए। अभी के लिए चलो बस 2 ले लो। खजाना तंग है, झाओ पैन ने कहा। फिर सामग्रियों के अलावा मुझे कितने निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की आवश्यकता है? फिर मैं वसायुक्त भाई को अनुकूल कीमत दूंगा, 400 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल। ये हुआन ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुरंत ले आऊंगा। उन शब्दों को कहने के बाद झाओ पैन जल्दी से चला गया। ये हुआन ने अपनी पीठ की ओर देखा और एक धूर्त मुस्कान दिखाए। इस गोली को ट्रू स्पिरिट पिल कहा जाता था। सटीक होने के लिए यह एक मध्यम श्रेणी की सच्ची आत्मा गोली थी। इसे विशेष रूप से सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के लोगों के उपभोग के लिए बनाया गया था। इसका उपभोग करने के बाद किसी की सच्ची आत्मा तुरंत विस्तारित हो जाएगी और सच्ची आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाएगी। इस मध्यम श्रेणी की ट्रू स्पिरिट पिल के लिए गोली के फॉर्मूले के लिए 30,000 भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शोधन सामग्री मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के समान थी, केवल 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल के आसपास। हालांकि उन्होंने जो सामग्री मांगी वह पहले जैसी ही थी, कीमत से 3 गुना। कुछ ही समय बाद झाओ पैन जल्दी से वापस आ गया और अपने साथ शोधन के लिए आवश्यक सामग्री वापस ले आया। मैं उन्हें लाया हूँ। ओह ठीक है, ये हुआन, क्या तुम्हें कीमिया कक्ष की आवश्यकता नहीं है? झाओ पैन ने आश्चर्य से पूछा। अध्याय का अंत कोई जरूरत नहीं, मुझे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल एक कड़ाही की जरूरत है। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में लौट आया। उसने सभी 400 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल निगल लिए और गोली का फॉर्मूला खरीद लिया। फिर उन्होंने 2 सच्ची आत्मा गोलियों को परिष्कृत किया, जिसमें कुल 50,000 भक्षण बिंदु खर्च किए गए। हालांकि उन्होंने 10,000 अंक खो दिए थे, लेकिन उनकी खेती के आधार में बहुत सुधार हुआ था। इसके अलावा उनके पास सामग्री के 4 सेट थे, इसलिए यह नुकसान नहीं था। 10 मिनट बाद ये हुआन बाहर चला गया। फैटी भाई, इसे ले लो, बस इसे निगल लो। ये हुआन ने 2 गोलियां अपने हाथ में सौंप दी। झाओ पैन ने परमानंद में गोलियां प्राप्त की और एक निगल ली। 3 सेकंड से भी कम समय में उसकी आभा सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई। अच्छी चीज, ये सचमुच अच्छी चीज है। ये हुआन, तुम बहुत अद्भुत हो। आप ऐसी गोली को परिष्कृत भी कर सकते हैं। झाओ पैन इतना उत्साहित था कि उसने अपने हाथ में गोली लगभग कुचल दी।
अगर आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपका इंतज़ार करूंगा। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। भूलभुलैया दर्पण में बहुत सारे खजाने ले लिए गए हैं, हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हे, मैं ये सच्ची आत्मा गोली लूंगा और इसे जियांग जियान को बेच दूंगा, झाओपान ने कहा और जल्दी में भाग गया। उनकी राय में मध्य सच्चे आत्मा क्षेत्र से सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल 500 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल खर्च करना बहुत लाभदायक था। हालांकि राष्ट्रीय खजाना तंग था, फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता था। वह केवल सोअरिंग हेवन मैंशन में ही प्रवेश कर सका। हे, मैंने फिर से लाभ कमाया है। ये हुआन खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने फिर से लाभ कमाया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें मुनाफाखोर बनने की क्षमता है। उसने 2 गोलियों से 400 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल सामग्री के 4 सेट और 20,000 डिवोर पॉइंट अर्जित किए थे। गोलियों को परिष्कृत करने की लागत कुल मिलाकर केवल 20,000 थी। कुल मिलाकर उनके पास मिड ग्रेड आध्यात्मिक कलाकृति के लिए सामग्री के 2 सेट और मिड ग्रेड ट्रू स्पिरिट पिल के लिए सामग्री के 4 सेट थे। साथ ही उनके पास 1,40,000 डिवोर पॉइंट भी थे। मूल रूप से वह एक हाई ग्रेड ट्रू स्पिरिट पिल को परिष्कृत करना चाहते थे। ये हाई रैंक ट्रू स्पिरिट एलिक्सिर एक पीक ट्रू स्पिरिट रियलम कल्टिवेटर को सीधे ट्रू एनर्जी रियलम में घुसने की अनुमति दे सकता है। यह एक दिव्य अमृत था। यह अफसोस की बात थी कि यह गोली नुस्खा बहुत महंगा था। एक रेसिपी में सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के खर्च होंगे। इसके अलावा शोधन सामग्री ऐसी चीज नहीं थी जिसे गहन सूर्य साम्राज्य इकट्ठा कर सके। यहाँ तक कि गोली को परिष्कृत करने की लागत ने भी ये हुआन को चकनाचूर कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गोलियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए बहुत आलसी था। वह भविष्य में इसके बारे में सोचेंगे। हालांकि झाओपैन के जाने के कुछ ही समय बाद वह वापस लौट आया। उसी समय वह एक समाचार वापस लाया। ऐसा कहा गया था कि उन्होंने 20 गौड़ धर्म के अवशेषों की खोज की थी, इसलिए सम्राट उन्हें प्रशिक्षण के रूप में भेज सकता है। झाओपैन के जाने के बाद एक अन्य व्यक्ति मिलने आया। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो हुआयंग को निश्चित रूप से गिरावट का बहाना मिल जाएगा, लेकिन यह व्यक्ति हुआयंग जानता था कि ये हुआन निश्चित रूप से मिलेंगे। हुआयंग ने कहा, मास्टर, इंस्पेक्टर ओंग यहाँ मिलने आए हैं। जब ये हुआन ने यह नाम सुना तो उसने तुरंत कहा, ओह, चूंकि यह लॉर्ड ओंग है, कृपया जल्दी से अंदर आएं। उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर ओंग स्वाभाविक रूप से ओंग मिंग थे। यदि वह नहीं होता तो ये हुआन वह हासिल नहीं कर पाता जो उसके पास आज था। इसलिए ये हुआन ओंग मिंग के बहुत आभारी थे। साथ ही ये हुआन को यह भी समझ में आ गया कि इंस्पेक्टर केवल दूसरी रैंक का अधिकारी था। दूसरे शब्दों में वह अब ओंग मिंग से अधिक शक्तिशाली था। थोड़ी देर बाद हुआयंग ओंग मिंग को अंदर ले आए। अभिवादन जनरल। ये ओंग मिंग ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली। ये हुआन जल्दी से आगे बढ़ा। भगवान ओंग, ऐसे मत बनो, बस मेरे नाम से पुकारो। यदि ये लॉर्ड ओंग के लिए नहीं होता तो मैं वहां नहीं होता जहां मैं आज हूं। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ओंग मिंग अभी भी थोड़ा संयमित था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये हुआन को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिलेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है, आइए समान रूप से बात करें। मैं तुम्हें बिग ब्रदर ओंग कहूंगा और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, ये हुआन ने कहा। ये सुनने के बाद ओंग मिंग एक पल के लिए झिझके, फिर थोड़ा सिर हिलाया। ओह ठीक है, बिग ब्रदर ओंग, तियानजेन के साथ आपका दांव। ये हुआन को अचानक यह मामला याद आ गया। इंपीरियल कैपिटल कॉम्पिटिशन को कुछ दिन हो चुके थे, इसलिए वह इस मामले को भूल गए थे। मैं पहले ही तियानजेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर चुका हूं। मैंने उसका एक हाथ काट दिया, उसके मेरिडियन को अपंग कर दिया और इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं भी उस लड़ाई में घायल हो गया था, इसलिए मेरे पास जाने का समय नहीं था। ओंग मिंग ने थोड़ी राहत के साथ कहा। ये हुआन ने यह सुना तो वह भी चौंक गया। ओंग मिंग केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, लेकिन वह तियानजेन को हराने में सक्षम था, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में था। ये तो कमाल हो गया। इंतजार, अपने भीतर के राक्षस से सफलतापूर्वक छुटकारा पाने के लिए बधाई, बिग ब्रदर ओंग। ये हुआन ने बधाई दी। इस समय ओंग मिंग पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में एक बिजलीघर था। जब मैंने तियानजेन के साथ प्रतिस्पर्धा की तो मैं कठिनाई से जीत गया। हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, ये भेस में एक आशीर्वाद था और मैं सफलतापूर्वक टूट गया। यह माना जा सकता है कि मैंने अपनी एक चिंता सुलझा ली है। ओंग मिंग ने सिर हिलाया। ये हुआन ने ओंग मिंग और तियानजेन के बीच द्वेष के बारे में नहीं पूछा। वैसे भी यह अब खत्म हो गया था, है ना? ओह ठीक है, बिग ब्रदर ओंग, ये औषधीय गोली आपके लिए है। जैसा कि ये हुआन ने कहा, उसने अचानक अपनी छाती से एक औषधीय गोली निकाल ली। यह एक मध्यवर्ती सच्ची आत्मा गोली थी। ये है। ओंग मिंग ने ये हुआन के हाथ में औषधीय गोली देखी और एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसी औषधीय गोली उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक औषधीय गोली है जो किसी की ताकत बढ़ा सकती है। यदि बिग ब्रदर ओंग मुझसे दोस्ती करने को तैयार है तो कृपया इसे स्वीकार करें, ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस औषधीय गोली की कीमत लगभग 100 निम्न श्रेणी के क्रिस्टल और 100 भक्षण बिंदु थी। ये बहुत महंगा नहीं था। चूंकि ये हुआन पहले ही बहुत कुछ कह चुका था, ओंग मिंग केवल इसे स्वीकार कर सकता था। उसने इसे मौके पर ही निगल लिया, लेकिन 2 सेकंड बाद उसकी आंखें लगभग अपनी सॉकेट से बाहर निकल गईं। उनकी खेती वास्तव में टूट चुकी थी। यह ओंग मिंग हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह औषधीय गोली सीधे उनके दायरे को तोड़ देगी। किसी को यह जानना होगा कि वह अभी अभी मध्यवर्ती सच्चे आत्मा क्षेत्र में पहुंचा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 4 महीने से भी कम समय में ये हुआन मार्शल पाथ लेवल 9 के चरम पर एक मार्शल आर्टिस्ट से उस स्तर तक बढ़ गया था जिसे वह भी नहीं देख सकता था। हाँ, बिग ब्रदर ओंग, आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं शाही राजधानी में नहीं आता और वह हासिल नहीं कर पाता जो आज मेरे पास है। ये हुआन ने ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। ओंग मिंग ने आह भरी। अगर उसे पता होता कि यह औषधीय गोली इतनी कीमती है तो चाहे जो भी हो वह इसे स्वीकार नहीं करता। हालांकि चूंकि वह इसे पहले ही निकल चुका था, इसलिए उसने इसे तूप नहीं दिया। इसके बाद ओयांगमिंग के जाने से पहले उन दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। एक और दिन के बाद हुआयंग ने जिन लोगों को शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में भेजा था वे भी लौट आए। हुआयंग ने तुरंत ये हुआन को ढूंढ लिया और मामले की सूचना उसे दी। ये जुबान भी थोड़ा हैरान था और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ रहा था, क्या ये केवल कुछ दिन नहीं है? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? पहले जब वह साउथ फॉरेस्ट सिटी से इंपीरियल कैपिटल की ओर दौड़े तो उन्हें 10 दिन लग गए। मास्टर, जनरल के निवास में रैंक 10 रॉक है।
टूटे हुए बादल संप्रदाय तक पहुंचने के लिए इसे केवल 2 दिनों की आवश्यकता है। हुआयंग ने सच्चाई से दिया जवाब। अध्याय का अंत तो ऐसा ही है। ठीक है, आप जा सकते हैं। ये हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि उसके पास पर्वत के रूप में कोई पक्षी होता तो उसे उन पहाड़ों के चारों ओर नहीं जाना पड़ता। बेशक यह अधिक कुशल होगा। हालांकि हुआयंग एक पल के लिए झिझक गई, फिर बोली, मास्टर, गुवान्युलान नाम की वह लड़की अब बिखरते बादल संप्रदाय में नहीं है। अब अंदर नहीं, आपका क्या मतलब है? ये हुआन समझ नहीं पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक मिशन करने के लिए पहाड़ से नीचे गई हो? यह इस तरह है, मैंने सुना है कि बिखरते बादल संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर वापस आ गया है। फिर मिस गुवान ने प्रशिक्षण के लिए उसका पीछा किया। हुआयंग ने जवाब दिया। संप्रदाय मास्टर? ये हुआन की अभिव्यक्ति जम गई, फिर वह तुरंत समझ गया। हुआयंग जिस संप्रदाय मास्टर के बारे में बात कर रही थी उसे जोहोकैंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही जोहोकैंग को मार डाला था। इसलिए ये संप्रदाय मास्टर बिखरने वाले बादल संप्रदाय का सच्चा संप्रदाय मास्टर, एक सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था। तो क्या आप जानते हैं कि वह प्रशिक्षण के लिए कहाँ गई थी? ये हुआन ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मिस गुवान ने आपके लिए एक पत्र छोड़ा है। हुआयंग ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला, फिर चली गई। ये हुआन ने पत्र खोला और जो उसकी आंखों में आया वह सुंदर लिखावट की एक पंक्ति थी। इस पंक्ति में केवल 4 शब्द थे। फिर से मिलते हैं अगर किस्मत ने चाहा तो। इसका क्या मतलब है? क्या वह लंबे समय तक चली जाएगी? ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह इन 4 शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। उन्होंने हुआयंग से शैटरिंग क्लाउड संप्रदाय में गए कृषक को बुलाने के लिए कहा, लेकिन इस कृषक को इसका कारण भी नहीं पता था। असहाय, ये हुआन केवल हार मान सकता था। ऐसी लड़की ढूंढना आसान नहीं था जो मुझे पसंद करती हो, लेकिन इससे पहले कि मैं कबूल कर पाता उसे ले जाया गया। उस कमीने जोहोकैंग, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी लाश को कोड़े मार देता। ये हुआन को बहुत पछतावा हुआ। वह नहीं जानता था कि बिखरते बादल संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर गुवान्युलान को कहाँ ले गए। उस दिन झाओ पेन फिर आया और इस बार वह एक शाही आदेश लाया। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट आदेश देता है, इसे भूल जाओ, मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। झाओ पेन ने असहाय रूप से शाही आदेश को हटा दिया, फिर सीधे कहा, बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष जेड फॉरेस्ट काउंटी में दिखाई दिए हैं। पिता ने तुम्हें उन्हें खत्म करने के लिए भेजा है। बस मैं? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोचा कि आखिरकार यही है। वह इतने समय से इंतजार कर रहा था कि वह फफूंद लगने वाला था। बेशक नहीं, वहां अभी भी मैं, जियांग जियान और शाही परिवार के कुछ विशेषज्ञ हैं। झाओ पेन ने अपना सिर हिलाया। एकमात्र जानवर भगवान धर्म। इतनी शाखाओं में नहीं जाना पड़ता क्या? उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्हें अभी भी लाशों की घाटी का दृश्य याद है। क्या काले कपड़े पहने उस आदमी को ऑंगमिंग ने नहीं भगाया था, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था? हालांकि बीस्ट गॉड संप्रदाय का यह अवशेष हाल ही में सामने आया है, ऐसा लगता है कि उसने पहले ही एक सच्चे तत्व प्रारंभिक चरण के आत्मा जानवर को पुनर्जीवित कर दिया है, इसलिए हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते। सौभाग्य से यह आत्मा जानवर अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है और धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल कर रहा है, इसलिए हमें इसे जल्दी से मारने के लिए भेजा गया था। झाओ पेन ने उत्तर दिया। एक प्रारंभिक चरण सच्चा ऊर्जा चरण आत्मा जानवर। ये सुनकर ये हुआन की आंखों से तुरंत प्रकाश की 2 किरणें निकलीं। इससे पहले उसने एक मध्य चरण सच्चे आत्मा क्षेत्र आत्मा जानवर की लाश को खा लिया था और 3000 भक्षण बिंदु प्राप्त किए थे। ये सच्चा ऊर्जा क्षेत्र आत्मा जानवर उसे कितने अंक देगा? हालांकि उन्हें यकीन था कि इससे कम से कम उन्हें सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। फैटी भाई, हम कब निकलेंगे? ये हुआन ने फिर पूछा। झाओ पेन ने तुरंत उत्तर दिया, अन्य लोग पहले ही तैयारी कर चुके हैं। यह अब आप पर निर्भर है। हालांकि इन 2 दिनों के भीतर प्रस्थान करना सबसे अच्छा है, ऐसा न हो कि कुछ अप्रत्याशित घटित हो। चूंकि यह मामला है, आइए अब आगे बढ़ें। ये हुआन इन कुछ दिनों में अपनी बुद्धि से ऊब गया था, इसलिए वह सीधे खड़ा हो गया। हाँ, मुझे ये पता था। अधिकांश सैनिक पहले से ही शाही शहर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। झाओ पेन हंसे और ये हुआन के साथ चले गए। मालिक, कृपया सावधान रहें। हुआयंग ने झुकाया। अल्पिराम। गहन सूर्य साम्राज्य में शाही शहर के अलावा 16 काउंटियां थीं। यदि कोई शाही शहर से जेड फॉरेस्ट काउंटी की ओर भागता है तो इसमें कम से कम 10 दिन से लेकर आधे महीने तक का समय लगेगा। हालांकि शाही परिवार के पास विशेष माउंट थे। जब ये हुआन शाही शहर के बाहर पहुंचा तो वह भी चौंक गया। दूर से उसने एक सुपर रॉक देखा जो एक हवाई जहाज जितना बड़ा था। ये वैसा ही था जैसा उसने लाशों की घाटी में देखा था। यह विशेष रूप से शाही परिवार द्वारा पाला गया है। यह एक आत्मिक जानवर है। जेड फॉरेस्ट काउंटी तक पहुंचने में केवल 2 दिन लगेंगे। झाओ पेन ने संपर्क किया और ये हुआन से कहा, इसके आकार से मूर्ख मत बनो। ये केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। मैं इसे एक थप्पड़ से मार सकता हूँ। ये हुआन भी बेहद ईर्ष्यालु था। वह सोच रहा था कि इस घटना के बाद वह एक उधार लेगा और लियान्युन शहर लौट आएगा। इस समय इस विशाल रॉक के पीछे पहले से ही कई आकृतियां थीं। जियांग जियान के अलावा 3 अन्य थे। वह अधेड़ उम्र का आदमी मेरे चाचाओं में से एक है। वह सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में है। हालांकि वह इस बार कोई कदम नहीं उठाएंगे। वह केवल हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। झाओ पेन अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पीछे 2 लोगों की ओर इशारा किया और कहा, वे दोनों हमारे शाही परिवार के अभिषेक करता हैं। वे दोनों सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर हैं। ये हुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। भले ही उसे शामिल नहीं किया गया था, फिर भी सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर 4 लोग थे। इसके अलावा झाओ पेन के पास एक मध्य श्रेणी का स्पिरिट हथियार था जो प्रारंभिक चरण के ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिट जानवर से निपटने के लिए पर्याप्त था। अभिवादन जनरल। ये जब दोनों अभिषेककर्ताओं ने ये हुआन को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां पकड़ लीं। झाओ पेन के चाचा भी मुस्कुराए और कहा, हीरोज वास्तव में युवाओं से आते हैं। न केवल आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, बल्कि आप हथियारों और गोलियों को परिष्कृत करने में भी कुशल हैं। आप वास्तव में हमारे गहन सूर्य साम्राज्य के स्तंभ हैं। वरिष्ठ, आप मेरी चापलूसी करें, ये हुआन ने विनम्रतापूर्वक कहा। हालांकि गहन सूर्य साम्राज्य केवल 1000 वर्षों के लिए स्थापित किया गया था, झाओ परिवार हमेशा मजबूत खड़ा था। इसलिए झाओ परिवार साम्राज्य का सबसे बड़ा परिवार था। अहंकारी नहीं और न ही अधीर। अच्छा, मैं झाओ चोंगवन हूँ। इस बार मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, अधेड़ ने सिर हिलाकर कहा। हालांकि आत्मा जानवर कोई खतरा नहीं था। ये हुआन और अन्य 2 गहन सूर्य साम्राज्य का भविष्य थे। उनका कुछ नहीं हो सका।
जहां तक जियांग जियान का सवाल है, उसे ये हुआन ने भी आश्वस्त किया था। वह व्यक्ति भी था जिसने ट्रू एनर्जी पिल ली थी जो झाओ पैन ने उसे पिछली बार दी थी। इस समय वह पहले ही सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका था। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ, ऊपर आओ, झाओ चोनवन ने कहा। ये हुआन और झाओ पैन दोनों स्पिरिट रॉक के पीछे कूद गए। फिर स्पिरिट रॉक ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। जब से ये हुआन का मध्य श्रेणी के 100 बीस्ट्स विद लाइन में विलय हुआ, तब से उसके मन में आध्यात्मिक जानवरों के प्रति एक अजीब भावना थी। उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने 100 बीस्ट्स विद लाइन को शिखर तक पहुंचाया तो ये बीस्ट किंग विद लाइन बन जाएगी। उस समय वह सभी जानवरों को अपने अधीन करने में सक्षम होगा। हालांकि वह अब केवल मध्य श्रेणी के वंश में था, अधिक से अधिक वह राक्षसी जानवरों को महसूस कर सकता था। इसके अलावा वह उन्हें बहुत दूर तक महसूस नहीं कर सका। ये 100 बीस्ट्स विद लाइन की छिपी हुई विशेषता थी। स्पिरिट रॉक ज़ेड फॉरेस्ट काउंटी की ओर उड़ने लगा। इसे आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अल्पिराम 2 दिन बाद स्पिरिट रॉक ज़ेड फॉरेस्ट काउंटी के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। इस समय यह ज़ेड फॉरेस्ट काउंटी ब्लैकविंड माउंटेन में एक खतरनाक जगह की ओर उड़ रहा था। 2 घंटे से भी कम समय में स्पिरिट रॉक ब्लैकविंड पर्वत के ऊपर पहुंच गया। हर कोई सावधान रहें, बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष राक्षसी जानवरों के साथ संवाद कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास राक्षसी जानवरों और आत्मिक जानवरों की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ विशेष तरीके हैं। अपना पहरा मत झुकाओ, झाओ चोनवन ने कहा। ये हुआन और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। इस अध्याय का अंत हुआन और बाकी लोग स्पिरिट बीस्ट रॉक पर सवार होकर घाटी में गहराई तक उड़ गए। इस समय झाओ चोंगुआन को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जल्दी से स्पिरिट रॉक के सिर पर थप्पड़ मार दिया। एक पल में आत्मा जानवर रॉक को विस्फोट से मार दिया गया और गिरना शुरू हो गया। अंकल वेन, आप क्या कर रहे हैं? झाओ पैन ने चौंकते हुए पूछा। ये किसी के नियंत्रण में है और ऊपर उड़ रहा है। यदि यह अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाए और हमें नीचे फेंक दे तो हम सभी मर जाएंगे, झाओ चोंगवन चिल्लाया। उनके नीचे के आत्मिक जानवर रॉक को उसने पाला था, इसलिए वह इससे बहुत परिचित था। उनके पास अभिनय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम जमीन से ऊंचे नहीं हैं, जब हम उतरने वाले होते हैं तो हर कोई कसकर पकड़ लेता है और कूद जाता है, झाओ चोंगुआन चिल्लाया। इस समय हर कोई गिर रहा था, इसलिए वे हवा से उड़ने से बचने के लिए केवल स्पिरिट बीस्ट रॉक के पंखों को ही पकड़ सकते थे। स्पिरिट बीस्ट रॉक तिरछे गिर गया। इसकी पीठ पर बैठे सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान केंद्रित किया। जब वे जमीन से 30 मीटर नीचे थे तो उन्होंने गिरावट को धीमा करने के लिए अपनी असली आत्माओं का उपयोग करते हुए स्पिरिट बीस्ट रॉक पर हथेली से प्रहार किया। धमाका धमाका धमाका, उन छहों ने लगातार अपना असली उत्साह जमीन पर फेंका और अंत में सुरक्षित उतर गए। सौभाग्य से स्पिरिट बीस्ट रॉक जमीन से केवल 100 मीटर ऊपर था। यदि यह जमीन से 100 मीटर ऊपर होता तो भले ही वे अपनी असली आत्माओं का उपयोग करते, फिर भी वे टुकड़े टुकड़े हो गए होते। इतने करीब, वह शापित जानवर भगवान धर्म अवशेष, मेरे पास इसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि बीस्ट गॉड रिलीजन के अवशेष पहले से ही जानते हैं कि हम यहाँ हैं, झाओ चोनवन ने गुस्से में कहा। यह स्पिरिट बीस्ट रॉक कुछ ऐसा था जिसे उसने बचपन से ही पाला था, अज्ञात मात्रा में धन और प्रयास खर्च किया था, लेकिन अब यह उसके द्वारा अपने हाथों से मारा गया था। इस प्रकार वह उस जानवर ईश्वर धर्म के अवशेषों को तोड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अंकल वेन, अब हमें क्या करना चाहिए? झाओ पैन ने पलटकर पूछा। मैं यहाँ केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हूँ, आप हुआन से पूछ सकते हैं, झाओ चोनवन ने उत्तर दिया। हालांकि वह नफरत से भर गया था, फिर भी उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य याद था। हालांकि बीस्ट गॉड रिलीजन के अवशेष खतरनाक थे, झाओ चोंगुआंग हुआन और अन्य को प्रशिक्षित करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए हस्तक्षेप न करना सबसे अच्छा था। तुरंत झाओ पैन और अन्य 3 हुआन की ओर देखने लगे। अब जाकर उन्हें पता चला कि ये हुआन के शरीर पर धूल का एक कण भी नहीं था। अभी जब वे आकाश से नीचे कूद गए, हालांकि उन्होंने अपनी गति को कम करने के लिए अपनी सच्ची आत्माओं का उपयोग किया, फिर भी वे उतरने के बाद जमीन पर लुढ़क गए, इसलिए उनके शरीर गंदे थे। ये हुआन अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए था। इससे साबित हो गया कि ये हुआन सुरक्षित उतर गया है। ये हुआन, जिसकी वंशावली मध्यवर्ती हवा की तलाश करने वाले तेंदुए की थी, स्वाभाविक रूप से केवल इस ऊंचाई के कारण नहीं गिरेगा। इस समय वह एक निश्चित दिशा में देख रहा था और वहें चढ़ा रहा था। चलो इस तरफ चलते हैं, अवशेष यहीं होने चाहिए, ये हुआन ने 10 बजे सड़क के एक कांटे की ओर इशारा किया। तुम्हें कैसे पता चला? झाओ पैन आश्चर्यचकित था। पूर्वानुमान, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। 100 बीस्ट ब्लड लाइन को मध्यवर्ती स्तर तक बढ़ाए जाने के बाद इसे एक छिपी हुई विशेषता प्राप्त होगी जो राक्षसी जानवरों और आध्यात्मिक जानवरों को महसूस करने की क्षमता थी। और जिस दिशा में ये हुआन इशारा कर रहा था, वहां एक आभा थी जिससे उसका दिल धड़कने लगा। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेष वहां थे। ये सही है, ये सड़क ब्लैकविंड पर्वत की गहराई तक जाती है। मेरे हाथ का नक्शा ये भी दर्शाता है कि यह जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेषों को छिपाने का सबसे संभावित स्थान है। झाओ चोनवन ने भेड़ की खाल का नक्शा निकाला। झाओ पैन और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ ये हुआन का अंतर्ज्ञान था। उस क्षण वे पागल होकर उस दिशा में चले गए जिस ओर ये हुआन ने इशारा किया था। अब जब उनके पास कोई पक्षी माउंट नहीं था तो वे केवल पैदल यात्रा कर सकते थे। झाओ पैन और अन्य 3 सभी ट्रू स्पिरिट क्षेत्र के चरम पर थे और उनमें से प्रत्येक के पास स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट था, इसलिए उनकी गति धीमी नहीं थी। जहां तक ये हुआन का सवाल है, उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। यदि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ता तो शायद केवल झाओ चोनवन ही उसके साथ रह सकता था। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उन्हें अपने सामने राक्षसी जानवरों का एक बड़ा समूह मिला। उनमें से कम 40 थे। हालांकि इससे पहले कि अन्य लोग पास आ पाते, ये हुआन ने सीधे अपना स्टार चेजिंग बो निकाल लिया। चंद झूलों से उसने सभी आसुरी दरिंदों को मार डाला। अच्छी तीरंदाजी, झाओ चोनवन प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने देखा कि आसुरी जानवर उनसे कम 500 मीटर की दूरी पर हैं। हालांकि ये हुआन 500 मीटर दूर से एक एक करके इन राक्षसी जानवरों को मारने में सक्षम था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। बेशक ये हुआन केवल अपनी इंटरमीडिएट स्तर की तीरंदाजी प्रतिभा की बदौलत ही ऐसा करने में सक्षम थे। अगला, हर कोई मेरे पीछे आओ, ये हुआन अचानक चिल्लाया। उसका शरीर झुका हुआ था और वह वास्तव में बाईं ओर जंगल की ओर चला गया। वह क्या कर रहा है? झाओ चोनवन और अन्य लोग थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे उसका पीछा किया।
हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें कुछ पता चला, वे वास्तव में राक्षसी जानवरों के 10 से अधिक समूहों से बचते थे। अद्भुत, मुझे भी नहीं पता कि इनसे कैसे बचा जाए। आपको कैसे पता चला? झाओ चोनगुन अंततः पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक तीरंदाज की दृष्टि एक सामान्य व्यक्ति से अधिक व्यापक होती है, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। इस बार उसने वास्तव में अपनी आंखों से देखा। झाओ चोनगुन तुरंत समझ गए, हालांकि इससे उनका काफी समय भी बच गया। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट गॉड संप्रदाय का शेष सदस्य वास्तव में अंदर था, इसलिए वे देरी नहीं कर सके। क्या होगा यदि बीस्ट गॉड संप्रदाय का शेष सदस्य भाग गया? समूह ने ये हुआन के नक्शे कदम पर चलते हुए बाएं और दाएं दौड़ लगाए। अपनी ताकत से वे इन राक्षसी जानवरों को आसानी से खत्म कर सकते थे। हालांकि अगर उन्होंने हमला किया तो वे अपने स्थान को उजागर करेंगे। उस समय बीस्ट गॉड संप्रदाय के शेष सदस्य बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों को इकट्ठा करेंगे और फिर वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। लोगों के समुद्र की रणनीति का उपयोग करना एक भयानक बात थी। राक्षसी जानवरों के दर्जनों समूहों से बचने के बाद ये हुआन ने अंततः एक राक्षसी जानवर देखा जो बाकी जानवरों से अलग था। नहीं, यह कोई राक्षसी जानवर नहीं था, यह एक आध्यात्मिक जानवर था। यह एक लौ छिपकली है। एक वयस्क ज्वाला छिपकली सच्ची आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकती है। हमारे गहन सूर्य साम्राज्य में इतना उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर क्यों है? झाओ चोनगुन ने इसे एक नज़र में पहचान लिया। गहन सूर्य साम्राज्य में युआन क्यूई की कमी के कारण आध्यात्मिक जानवर अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। हालांकि ब्लैकविंड पर्वत और लियान्यून की 18 पर्वत श्रृंखलाओं में समान स्तर का खतरा था, लेकिन एक आध्यात्मिक जानवर के लिए सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना असंभव था। बिना किसी संदेह के ये बीस्ट गॉड संप्रदाय के शेष सदस्य का कार्य होना चाहिए। ये हुआन ने लाल छिपकली को देखा जो बस जितनी बड़ी थी। इसने अपना मुंह खोला और आग उगल दी और वह अपने रास्ते पर रुकने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये वही हो सकता है जिसे मैंने अभी महसूस किया है? नहीं, यह आध्यात्मिक जानवर नहीं है, इसके पीछे एक मजबूत है उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने मन ही मन सोचा और फिर अपना स्टार चेजिंग बो निकाला। शार्प शूटर, एक सच्चा आत्मा तीर बिजली की तरह उड़ गया और तुरंत लाल छिपकली के शरीर में छेद कर दिया। तुरंत मार, ये सचमुच शक्तिशाली है। ये वह कौशल है जिसका उपयोग आपने निडर काले भालू को मारने के लिए किया था, जो सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण के बराबर था, है ना? झाओ चोनगुन मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ रहा था। हाँ, ये हुआन ने सिर हिलाया और सीधे उड़ गया। उसने ज्वाला छिपकली को भक्षण स्थान में रखा और फिर उसकी लाश को खा लिया। डिंग, मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर की लाश को खा लिया है। इनाम 3000 भक्षण अंक है। डिंग, क्योंकि 100 बीस्ट एसेंस ब्लड स्लॉट भरा हुआ है, इसे 1000 बीस्ट ब्लड लाइन के एकीकृत होने से पहले अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। इस अध्याय का अंत जहां तक आंतरिक कोर की बात है, ये हुआन ने इसे नहीं खाया क्योंकि वह जानता था कि वह फिलहाल इसे तोड़ नहीं सकता। वह इसे अभी भी रख सकता है। झाओ पैन को उससे अधिक इसकी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि शिखर ट्रू स्पिरिट रियलम जानवर के आंतरिक कोर का मूल्य 20,000 से 40,000 भक्षण बिंदुओं के बीच था। चलो चलें। झाओ चोनगुन और अन्य लोगों को ये हुआन द्वारा राक्षसी जानवर की लाश को दूर रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। झाओ चोनगुन ने फ्रॉस्टलाइट तलवार पकड़ रखी थी जिसे ये हुआन ने बनाया था। इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह ये हुआन के साथ बहस नहीं करेगा। हालांकि यहाँ एक चरम सच्चे आत्मा क्षेत्र के जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सही जगह पर आए हैं। शायद बाद में उनका सामना अन्य आत्मिक जानवरों से होगा। समूह सतर्क रहने लगा। हालांकि उन्हें अपनी सच्ची आत्माओं का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी वे किसी आध्यात्मिक जानवर के गुप्त हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। इस समय वे पहले ही एक घाटी में भाग चुके थे। ये हुआन की इंद्रियों के अनुसार जिस आभा ने उसके दिल को झकझोर दिया वह इस छोटी सी घाटी में थी। इस समय घाटी में अचानक एक हंसी गूंज उठी। स्वागत है, आपकी कब्रगाह में आपका स्वागत है। यह आवाज़ बहुत अपरिचित थी और बहुत तटस्थ लग रही थी। यह अज्ञात था कि आवाज़ किसी पुरुष की थी या महिला की। निश्चित रूप से हम सही जगह पर आए, ये हुआन और बाकी लोगों ने अपने दिल में सोचा। जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेष, क्या आप मेरे गहन सूर्य साम्राज्य में परेशानी पैदा करने का साहस करते हैं? बाहर आओ और मर जाओ। झाओ पैन चिल्लाया। थोड़ा वसायुक्त, आप निश्चित रूप से बड़ी बातें करते हैं। चिंता मत करो, तुम सब यहीं मर जाओगे। मैं तुम्हारा मांस और खून लॉर्ड डेमन वुल्फ को अर्पित करूंगा। जब तक वह आपके मांस और रक्त को खा जाता है, लॉर्ड डेमन वुल्फ सच्चे गहन क्षेत्र में वापस आने में सक्षम होगा। घाटी में गूंजी यह आवाज़। ये सुनते ही सभी चौंक गए। सच्चा गहरा क्षेत्र, ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी बहुत देर से एक कदम थे। जैसा कि अपेक्षित था, वह मानव मांस खाकर ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं ये देखना चाहूंगा कि हम सभी को यहाँ मरवाने के लिए आपके पास किस प्रकार की क्षमता है। झाओ चोनगुन ने भी बात की। ठीक है, चूंकि तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों दिशाओं से गर्जनाएं गूंज उठीं। फिर अमानवीय आकृतियां एक एक करके अंधेरे जंगल से बाहर चली गईं। वे सभी आत्मा जानवर थे। तो वहां है, ये सोचना कि एक ही समय में इतने सारे आत्मा जानवर प्रकट होंगे। कितना काबिल साथी है, ये सोचना कि इतने सारे आत्मा जानवर एक साथ प्रकट होंगे। सेलेस्टियल गोल्डन एप, स्कारलेट ब्लेजलान, वायलेट स्ट्राइप बैटल बियर। झाओ चोनगुन बहुत जानकार थे और उन्होंने नामों की एक श्रृंखला का पाठ किया। इस समय 10 से अधिक आत्मा जानवर थे और वे सभी बहुत मजबूत लग रहे थे। वे संभवतः या तो मध्य चरण में थे या सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर थे। इसके अलावा बैंगनी धारीदार युद्ध भालू की आभा विशेष रूप से मजबूत थी। ये सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में भी हो सकता है। ये हुआन ने तुरंत चारों ओर देखा। लगभग दर्जनों आध्यात्मिक जानवरों में से कोई राक्षस भेड़िया नहीं था। दूसरे शब्दों में, दानव भेड़िया अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। जानकारी गलत थी। वास्तव में बहुत सारे आत्मा जानवर प्रकट हुए। उस दानव वुल्फ की ताकत शायद सच्ची ऊर्जा सीमा के शुरुआती चरण में नहीं है। झाओ चोनगुन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। अभी जब आवाज ने सच्चे गहन क्षेत्र का उल्लेख किया तो उसने उसे डरा दिया, क्योंकि उनके गहन सूर्य साम्राज्य के पास अभी तक कोई सच्चा गहन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। हाँ, क्या आपको सचमुच लगता है कि आपने जानकारी प्राप्त कर ली है? मैंने जानबूझकर इसे जारी किया। मेरा उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के लिए भेजना है। कुछ जोर से हंसने के बाद आवाज आई, भगवान दानव वुल्फ, बाहर आओ, आपका खाना यहाँ है। जब ये हुआन और बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे जम गए। मुख्य किरदार बाहर आ रहा था। ताता, कदमों की आहट सबके कानों में घुसी।
उन्होंने अपना सिर घुमाया और एक खून से लाल आकृति को जंगल से बाहर निकलते देखा। ये लाल रंग के फर वाला एक राक्षस भेड़िया था। इसका शरीर विशाल था, लगभग एक टैंक के बराबर। इसके अलावा ये वास्तव में घायल हो गया था। इसका पूरा शरीर खून से टपक रहा था और कोई भी इसके घावों की भयानक सफेद हड्डियों को हल्के से देख सकता था। ये वह राक्षस भेड़िया था जिसे जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेषों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। हर कोई सावधान रहें, यह आत्मा जानवर सरल नहीं है। मुझे डर है कि यह सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर है। सौभाग्य से यह अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। समय आने पर मैं इसे रोक लूंगा। तुम लोग अन्य आत्मिक जानवरों को शीघ्र मार डालो। झाओ चोनवन का चेहरा उदास था क्योंकि वह केवल सच्ची ऊर्जा सीमा के प्रारंभिक चरण में था। अगर उसके पास मध्य श्रेणी का आत्मा हथियार भी होता तो भी उसके लिए लंबे समय तक इस रक्त भेड़िया से लड़ना मुश्किल होता। वह इसे केवल थोड़ी देर के लिए रोक सका। अब येहुआन भी इस मामले की गंभीरता को समझ गया। सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर एक आध्यात्मिक जानवर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह संभाल सके। अगर वह टूट सकता है तो यह एक अलग कहानी होगी। हालांकि उसकी इंटरस्पेशियल रिंग की चीजें उसके लिए टूटने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा वह वही था जिसने मध्य श्रेणी के स्पिरिट हथियार को बनाया था, इसलिए वह उसे खा नहीं सका। तब केवल एक ही रास्ता था, वह झाओ चोनवन को कुछ समय खरीदने देता था जबकि वह अन्य आध्यात्मिक जानवरों को मार देता था। फिर वह टूट जाता और मदद करता। उनके आसपास के आत्मिक जानवर निम्न स्तर के नहीं थे। जब तक उसने कुछ को मार डाला वह तोड़ सकेगा। हालांकि उसे डर था कि झाओ पैन और बाकी लोग हमलों की पहली लहर का सामना नहीं कर पाएंगे और झाओ चोनवन को रक्त भेड़िया द्वारा मार दिया जाएगा। ठीक है लॉर्ड डेमन वुल्फ, कृपया आनंद लें। जब यह आवाज़ सुनाई दी तो येहुआन और अन्य लोगों की ओर बढ़ने से पहले आसपास के लगभग दर्जनों आध्यात्मिक जानवर दहाड़ने लगे। गड़गड़ाहट, ये सभी बड़े आत्मा जानवर थे। उनके कदमों की आहट बहरा कर देने वाली थी। जाओ चलो इसे जल्दी खत्म करें, झाओ चोनवन चिल्लाया और हाथ में फ्रॉस्टलाइट तलवार लेकर विशाल रक्त भेड़िए की ओर बढ़ गया। येहुआन ने अपना स्टार चेजिंग बो भी निकाला। हालांकि ट्रू एनर्जी बाउंड्री पर्पल स्ट्राइप वाबिया को मारने के बजाय उसने अन्य आध्यात्मिक जानवरों पर हमला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मिक जानवरों की संख्या उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। उन्हें आत्मिक जानवरों की संख्या कम करनी पड़ी। शार्प शूटर, येहुआन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ उठाया और निकटतम रेड ब्लेज लान पर तीर चलाया। विभिन्न प्रवर्धन के साथ तीर बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकला, तुरंत रेड ब्लेज लान के सिर में छेद कर दिया। तुरंत मार। हालांकि जैसे ही येहुआन दूसरा तीर चलाने वाला था उसने अचानक हवा में कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। क्या? येहुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पतली आवाज़ तेजी से उसकी ओर उड़ रही थी। उसने अपनी आंखों को केंद्रित किया और देखा कि यह एक छोटी गौरैया थी जिसका पूरा शरीर बिजली से भरा हुआ था। ये भी एक आत्मा जानवर है। येहुआन हैरान था। ये छोटी गौरैया बेहद तेज थी, लगभग उसकी गति पकड़ रही थी। हालांकि वह चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी सच्ची आत्मा को प्रसारित किया और अपने शरीर के चारों ओर एक कमल बनाया। लॉर्ड्स कवच, हुश, एक तीर चला और गैंडे के आत्मा जानवर में घुस गया जिससे वह तुरंत मर गया। हालांकि इस समय छोटी गौरैया पहले ही उसके सामने दौड़ चुकी थी और उसे टकरा गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटी गौरैया लॉर्ड्स आर्मर से टकरा गई। फिर इसने अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की और लॉर्ड्स कवच को तोड़ दिया। इसकी छोटी चोंच ने येहुआन के कंधे को चोंच मार दी। क्या ये टूट गया? उद्धरण चिन्ह। येहुआन हैरान था। वह सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर था। उनकी स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट को कोई भी नहीं तोड़ सकता था। हालांकि ये छोटी गौरैया आसानी से टूट गई। ये स्पष्ट था कि इस छोटी गौरैया से निपटना अन्य आध्यात्मिक जानवरों की तुलना में अधिक कठिन था। अध्याय का अंत। जहां तक आंतरिक कोर की बात है, येहुआन ने इसे नहीं खाया क्योंकि वह जानता था कि वह फिलहाल इसे तोड़ नहीं सकता। वह इसे अभी भी रख सकता है। झाओ पैन को उससे अधिक इसकी आवश्यकता हो सकती है। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि शिखर ट्रू स्पिरिट रियलम जानवर के आंतरिक कोर का मूल्य 20,000 से 40,000 भक्षण बिंदुओं के बीच था। चलो चलें। झाओ चोनवन और अन्य लोगों को येहुआन द्वारा राक्षसी जानवर की लाश को दूर रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। झाओ चोनवन ने फ्रॉस्टलाइट तलवार पकड़ रखी थी जिसे येहुआन ने बनाया था। इससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वह येहुआन के साथ बहस नहीं करेगा। हालांकि यहाँ एक चरम सच्चे आत्मा क्षेत्र के जानवर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सही जगह पर आए हैं। शायद बाद में उनका सामना अन्य आत्मिक जानवरों से होगा। समूह सतर्क रहने लगा। हालांकि उन्हें अपनी सच्ची आत्माओं का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी वे किसी आध्यात्मिक जानवर के गुप्त हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। इस समय वे पहले ही एक घाटी में भाग चुके थे। येहुआन की इंद्रियों के अनुसार जिस आभा ने उसके दिल को झकझोर दिया वह इस छोटी सी घाटी में थी। इस समय घाटी में अचानक एक हंसी गूंज उठी। स्वागत है, आपकी कब्रगाह में आपका स्वागत है। यह आवाज़ बहुत अपरिचित थी और बहुत तटस्थ लग रही थी। यह अज्ञात था कि आवाज़ किसी पुरुष की थी या महिला की। निश्चित रूप से हम सही जगह पर आए, येहुआन और बाकी लोगों ने अपने दिल में सोचा। जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेष, क्या आप मेरे गहन सूर्य साम्राज्य में परेशानी पैदा करने का साहस करते हैं? बाहर आओ और मर जाओ, झाओ पैन चिल्लाया। थोड़ा वसायुक्त, आप निश्चित रूप से बड़ी बातें करते हैं। चिंता मत करो, तुम सब यहीं मर जाओगे। मैं तुम्हारा मांस और खून लॉर्ड डेमन वुल्फ को अर्पित करूंगा। जब तक वह आपके मांस और रक्त को खा जाता है, लॉर्ड डेमन वुल्फ सच्चे गहन क्षेत्र में वापस आने में सक्षम होगा। घाटी में गूंजी यह आवाज़। ये सुनते ही सभी चौंक गए। सच्चा गहरा क्षेत्र। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी बहुत देर से एक कदम थे। जैसा कि अपेक्षित था, वह मानव मांस खाकर ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं ये देखना चाहूंगा कि हम सभी को यहाँ मरवाने के लिए आपके पास किस प्रकार की क्षमता है। झाओ चोनवन ने भी बात की। ठीक है, चूंकि तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चारों दिशाओं से गर्जनाएं गूंज उठीं। फिर अमानवीय आकृतियां एक एक करके अंधेरे जंगल से बाहर चली गईं। वे सभी आत्मा जानवर थे। तो वहां है, ये सोचना कि एक ही समय में इतने सारे आत्मा जानवर प्रकट होंगे। कितना काबिल साथी है ये सोचना कि इतने सारे आत्मा जानवर एक साथ प्रकट होंगे। सेलेस्टियल गोल्डन एप, स्कारलेट ब्लेजलान, वायलेट स्ट्राइप बैटल बियर। झाओ चोनवन बहुत जानकार थे और उन्होंने नामों की एक श्रृंखला का पाठ किया। इस समय 10 से अधिक आत्मा जानवर थे और वे सभी बहुत मजबूत लग रहे थे। वे संभवतः या तो मध्य चरण में थे या सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर थे। इसके अलावा बैंगनी धारीदार युद्ध भालू की आभा विशेष रूप से मजबूत थी। ये सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में भी हो सकता है।
येहुआन ने तुरंत चारों ओर देखा। लगभग दर्जनों आध्यात्मिक जानवरों में से कोई राक्षस भेड़िया नहीं था। दूसरे शब्दों में, दानव भेड़िया अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। जानकारी गलत थी। वास्तव में बहुत सारे आत्मा जानवर प्रकट हुए। उस दानव वुल्फ की ताकत शायद सच्ची ऊर्जा सीमा के शुरुआती चरण में नहीं है, झाओ चोनवन ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। अभी जब आवाज ने सच्चे गहन क्षेत्र का उल्लेख किया तो उसने उसे डरा दिया, क्योंकि उनके गहन सूर्य साम्राज्य के पास अभी तक कोई सच्चा गहन क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। हाँ, क्या आपको सचमुच लगता है कि आपने जानकारी प्राप्त कर ली है? मैंने जानबूझकर इसे जारी किया। मेरा उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के लिए भेजना है। कुछ जोर से हंसने के बाद आवाज आई, भगवान दानव वुल्फ, बाहर आओ, आपका खाना यहाँ है। जब येहुआन और बाकी लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे जम गए। मुख्य किरदार बाहर आ रहा था। ताता, कदमों की आहट सबके कानों में घुसी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और एक खून से लाल आकृति को जंगल से बाहर निकलते देखा। ये लाल रंग के फर वाला एक राक्षस भेड़िया था। इसका शरीर विशाल था, लगभग एक टैंक के बराबर। इसके अलावा ये वास्तव में घायल हो गया था। इसका पूरा शरीर खून से टपक रहा था और कोई भी इसके घावों की भयानक सफेद हड्डियों को हल्के से देख सकता था। ये वह राक्षस भेड़िया था जिसे जानवर भगवान संप्रदाय के अवशेषों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। हर कोई सावधान रहें, यह आत्मा जानवर सरल नहीं है। मुझे डर है कि यह सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर है। सौभाग्य से यह अपने चरम पर नहीं पहुंचा है। समय आने पर मैं इसे रोक लूंगा। तुम लोग अन्य आत्मिक जानवरों को शीघ्र मार डालो। झाओ चोनवन का चेहरा उदास था, क्योंकि वह केवल सच्ची ऊर्जा सीमा के प्रारंभिक चरण में था। अगर उसके पास मध्य श्रेणी का आत्मा हथियार भी होता तो भी उसके लिए लंबे समय तक इस रक्त भेड़िया से लड़ना मुश्किल होता। वह इसे केवल थोड़ी देर के लिए रोक सका। अब येहुआन भी इस मामले की गंभीरता को समझ गया। सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर एक आध्यात्मिक जानवर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह संभाल सके। अगर वह टूट सकता है तो यह एक अलग कहानी होगी। हालांकि उसकी इंटरस्पेशियल रिंग की चीजें उसके लिए टूटने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा वह वही था जिसने मध्य श्रेणी के स्पिरिट हथियार को बनाया था, इसलिए वह उसे खा नहीं सका। तब केवल एक ही रास्ता था। वह झाओ चोनवन को कुछ समय खरीदने देता था, जबकि वह अन्य आध्यात्मिक जानवरों को मार देता था। फिर वह टूट जाता और मदद करता। उनके आसपास के आत्मिक जानवर निम्न स्तर के नहीं थे। जब तक उसने कुछ को मार डाला वह तोड़ सकेगा। हालांकि उसे डर था कि झाओ पैन और बाकी लोग हमलों की पहली लहर का सामना नहीं कर पाएंगे और झाओ चोनवन को रक्त भेड़िया द्वारा मार दिया जाएगा। ठीक है लॉर्ड डेमन वुल्फ, कृपया आनंद लें। जब यह आवाज सुनाई दी तो येहुआन और अन्य लोगों की ओर बढ़ने से पहले आसपास के लगभग दर्जनों आध्यात्मिक जानवर दहाड़ने लगे। गड़गड़ाहट, ये सभी बड़े आत्मा जानवर थे। उनके कदमों की आहट बहरा कर देने वाली थी। जाओ, चलो इसे जल्दी खत्म करें। झाओ चोनवन चिल्लाया और हाथ में फ्रॉस्टलाइट तलवार लेकर विशाल रक्त भेड़िए की ओर बढ़ गया। येहुआन ने अपना स्टार चेजिंग बो भी निकाला। हालांकि ट्रू एनर्जी बाउंड्री पर्पल स्ट्राइप वाबिया को मारने के बजाय उसने अन्य आध्यात्मिक जानवरों पर हमला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मिक जानवरों की संख्या उनकी अपेक्षाओं से अधिक थी। उन्हें आत्मिक जानवरों की संख्या कम करनी पड़ी। शार्प शूटर, येहुआन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ उठाया और निकटतम रेड ब्लेज लान पर तीर चलाया। विभिन्न प्रवर्धन के साथ तीर बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकला, तुरंत रेड ब्लेज लान के सिर में छेद कर दिया। तुरंत मार। हालांकि जैसे ही येहुआन दूसरा तीर चलाने वाला था उसने अचानक हवा में कुछ टूटने की आवाज सुनी। क्या? येहुआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पतली आवाज तेजी से उसकी ओर उड़ रही थी। उसने अपनी आंखों को केंद्रित किया और देखा कि यह एक छोटी गौरैया थी जिसका पूरा शरीर बिजली से भरा हुआ था। ये भी एक आत्मा जानवर है। येहुआन हैरान था। ये छोटी गौरैया बेहद तेज थी, लगभग उसकी गति पकड़ रही थी। हालांकि वह चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी सच्ची आत्मा को प्रसारित किया और अपने शरीर के चारों ओर एक कमल बनाया। लॉर्ड्स कवच, ठूश। एक तीर चला और गैंडे के आत्मा जानवर में घुस गया, जिससे वह तुरंत मर गया। हालांकि इस समय छोटी गौरैया पहले ही उसके सामने दौड़ चुकी थी और उसे टकरा गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि छोटी गौरैया लॉर्ड्स आर्मर से टकरा गई। फिर इसने अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की और लॉर्ड्स कवच को तोड़ दिया। इसकी छोटी चोंच ने येहुआन के कंधे को चोंच मार दी। क्या ये टूट गया? उद्धरण चिन्ह। येहुआन हैरान था। वह सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर था। उनकी स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट को कोई भी नहीं तोड़ सकता था। हालांकि ये छोटी गौरैया आसानी से टूट गई। ये स्पष्ट था कि इस छोटी गौरैया से निपटना अन्य आध्यात्मिक जानवरों की तुलना में अधिक कठिन था। अध्याय का अंत। येहुआन ने फिर से अपना धनुष खींचा। जैसे ही वह छोटी गौरैया को गोली मारने वाला था उसका शरीर अचानक जम गया। क्या वहाँ एक लकवाग्रस्त प्रभाव है? हा, तुम काफी मजबूत हो। बेशक, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। घाटी से तटस्थ स्वर आया। कितना मजाक है। इंटरमीडिएट 100 फ्लावर ब्लडलाइन निष्क्रिय करें। येहुआन की आंखें चमक उठीं। एक सेकंड बाद लकवाग्रस्त प्रभाव खत्म हो गया। हालांकि वह एक सेकंड ट्रू एनर्जी स्टेज पर्पल स्ट्राइप वाबिया के उसके सामने आने के लिए पर्याप्त था। दहाड़। बैंगनी धारीदार भालू ने अपना पंजा बढ़ाया, जो येहुआन के चेहरे से कई गुना बड़ा था, और नीचे पटक दिया। इंटरमीडिएट फाइटर ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। तो क्या होगा यदि आप सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में हैं? खो जाओ। येहुआन दहाड़ा। उसकी सच्ची आत्मा ने पहले ही एक सिर बना लिया था जो उसकी बांह पर भेड़िए और बाघ जैसा दिखता था, और उसने उसे बाहर फेंक दिया। आध्यात्मिक स्तर की मार्शल तकनीक टाइगर वुल्फ दहाड़। येहुआन के डिवोर पॉइंट्स की गणना हजारों में की गई थी। यह आध्यात्मिक स्तर की मार्शल तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, जिसकी कीमत कुछ हजार डिवोर पॉइंट्स थी। दहाड़। अवो। दो अलग अलग आवाजें निकलीं। येहुआन की मुट्ठी और भालू का पंजा टकरा गया। पेंग। जब दोनों सेनाएं टकराईं तो हजारों शॉकवेव्स बाहर निकल गईं। येहुआन की मुट्ठी वास्तव में ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिचुअल बीस्ट के बराबर थी, जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। दूसरे स्तर की दहाड़। खो जाओ। येहुआन की आंखें चमक उठीं। उसकी सच्ची आत्मा फिर से बाहर निकल आई। उसकी बांह का कई बार चक्कर लगाने के बाद उसने और भी मजबूत ताकत बना ली। बूम। एक विशाल आकृति को उड़ता हुआ भेजा गया। ये सच्चा ऊर्जा क्षेत्र बैंगनी धारीदार भालू था। ये कैसे संभव है? जैसे ही बैंगनी धारीदार भालू को उड़ते हुए भेजा गया, तटस्थ आवाज फिर से गूंज उठी। भालू प्रकार के आध्यात्मिक जानवर आमतौर पर देखी जाने वाली सभी प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि एक प्रारंभिक चरण के ट्रू एनर्जी रियलम पर्पल स्ट्राइप बियर को एक चरम ट्रू स्पिरिट रियलम मार्शल कलाकार द्वारा उड़ते हुए भेजा गया था। यह असंभव था। हालांकि ये सच्चाई थी। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा।
जब बैंगनी धारीदार युद्ध भालू उड़ रहा था, येहुआन ने अपने स्टार चेजिंग बो को खींच लिया। शार्प शूटर, मेरे लिए मरो। स्विश, ठंडी रोशनी की चमक के साथ यह एक पल में 10 मीटर से अधिक दूर चला गया और भालू के सिर में छेद कर दिया। तुरंत मार, शियू। उसी समय जब पर्पल स्ट्राइप वॉरबियर का सिर छेदा गया, येहुआन भी सीधे उड़ गया। पर्पल स्ट्राइप वॉरबियर की लाश जमीन पर गिरने से पहले येहुआन आगे बढ़े और पर्पल स्ट्राइप वॉरबियर का फर पकड़ लिया। डेवोट, बैंगनी धारीदार युद्ध भालू की लाश गायब हो गई। डिंग, मेजबान ने एक आत्मा जानवर की लाश को खा लिया है। इनाम 15,000 भक्षण अंक है। डिंग, मेजबान ने एक आध्यात्मिक जानवर के आंतरिक कोर को खा लिया है। इनाम 100,000 भक्षण अंक है। डिंग, होस्ट वास्तविक तत्व सीमा तक टूट गया है। जब येहुआन ने सिस्टम अधिसूचना सुनी तो उसकी हत्या का इरादा आसमान छू गया। उसके शरीर में सच्ची आत्मा तुरंत और भी अधिक शक्तिशाली सच्चे सार में बदल गई। पर्पल धारीदार युद्ध भालू के साथ लड़ाई से पहले उन्होंने सीधे एक नई वंशावली का आदान प्रदान किया था और इसे मध्यवर्ती स्तर पुगिलिस्ट ब्लडलाइन में अपग्रेड किया था। ये पुगिलिस्ट ब्लडलाइन न केवल मुट्ठी प्रकार की मार्शल आर्ट की शक्ति और समझ को बढ़ा सकती है, बल्कि किसी के हमलों की गति को भी बढ़ा सकती है। हालांकि यह रक्तरेखा बेहद महंगी थी, इसे मध्यवर्ती स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 50,000 भक्षण बिंदु खर्च किए गए। ये निश्चित रूप से इसके लायक था। ये तुम्हारे मरने का समय है। येहुआन ने मैदान में कई विशाल आकृतियों को देखा और अचानक अपना धनुष खींच लिया। शार्प शूटर, शार्प शूटर, शार्प शूटर। पुगिलिस्ट ब्लडलाइन के साथ विलय के बाद येहुआन के हाथ की गति आश्चर्यजनक थी। पलक झपकते ही कई आध्यात्मिक तीर निकल गए। झाओ पैन और बाकी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में एक खूनी छेद था। एक पल में 4 या 5 आत्मा जानवर मारे गए। इस समय केवल 3 आत्मा जानवर और रक्तलाल भेड़िया बचे थे। नहीं, अभी भी एक और था। जिजी, येहुआन के कानों में एक तीखी आवाज आई। इसके तुरंत बाद येहुआन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उसे फिर से छोटी गौरैया ने चोंच मार दी थी। हालांकि मध्यवर्ती स्तर 100 फ्लावर ब्लडलाइन ने पहले ही एक बार सुन्न करने वाले प्रभाव को दूर कर दिया था, इसलिए ये सुन्न करने वाला प्रभाव अब येहुआन पर प्रभावी नहीं था। तुम छोटी गौरैया, मेरे लिए भी मरो। येहुआन ने उस छोटी गौरैया को देखा जो घबराहट में भाग रही थी और अचानक उसने अपना धनुष खींच लिया। शियू पू, गौरैया जो केवल हथेली के आकार की थी, तीर से मारी गई और आकाश से गिर गई। इस समय झाओ पैन अचानक चिल्लाया, येहुआन, हमारी चिंता मत करो। जाओ अंकल वेन की मदद करो। अब जब दबाव कम हो गया था तो सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर केवल 3 आत्मा जानवर बचे थे और वे सच्चे आत्मा क्षेत्र के चरम पर भी थे। झाओ पैन की मदद से मध्यवर्ती स्तर की स्पिरिट आर्टिफैक्ट तलवार से निपटना आसान होना चाहिए। हालांकि झाओ चोंगवुन की ओर से यह अलग था। येहुआन ने चारों ओर देखा और झाओ चोंगवुन को रक्तलाल भेड़िए से लड़ते हुए देखा। संयोग से इस समय ब्लड वुल्फ ने झपट्टा मारा और झाओ चोंगवुन को नीचे गिरा दिया। फिर काटने से इसने वास्तव में झाओ चोंगवुन के दाहिने हाथ को काट लिया। अच्छा नहीं, ये मंजर देखिए, जुबान का इजहार बदल गया। झाओ चोंगवुन का दाहिना हाथ काट लिया गया था, फिर उसका सिर अगला होगा। अवो, रक्तलाल भेड़िए ने दाहिना हाथ नहीं निगला, इसके बजाय उसने इसे बगल में थूक दिया और अपना मुंह खोला। झाओ चोंगवुन के सिर को काटने के लिए तैयार था। इस समय शियू पू, हवा में तीर चुभने की आवाज गायब हो गई। बिजली की तेज तीर सीधे रक्तलाल भेड़िए के शरीर में घुस गया। इस प्रकार रक्तलाल भेड़िए की भूख बाधित हो गई। जैसा कि सच्चे तत्व क्षेत्र के चरम पर एक आत्मा जानवर से अपेक्षा की जाती है, मेरी महान परिशुद्धता इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। येहुआन हैरान था, हालांकि उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से उड़ गया और उसी समय कुछ तीर भी चलाए। हालांकि बेहद भेदक 100 स्टेप्स पियर्सर ने ब्लड जॉइंट वुल्फ के शरीर को नहीं छेदा, फिर भी वह उसे घायल करने में सक्षम था। इसलिए येहुआन के पास अभी भी लड़ने की ताकत थी। शियू शियू शियू, हवा में चुभते तीरों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि रक्तलाल भेड़िया प्रतिक्रिया कर पाता, उसे कई बार गोली मारी गई। हालांकि इसने चतुराई से अपने महत्वपूर्ण हिस्सों से परहेज किया और तुरंत मारा नहीं गया। अवो, खून से लाल भेड़िया बहुत गुस्से में था। ये खाने ही वाला था कि येहुआन ने इसे रोक दिया। फिर उसने अपना लक्ष्य बदल दिया और येहुआन पर टूट पड़ा। येहुआन, भागो, झाओ चोंगवुन चिल्लाया। हालांकि येहुआन ने उसकी बात नहीं सुनी। एक आदमी और एक भेड़िया एक दूसरे का सामना कर रहे थे और तुरंत भिड़ गए। इतनी नजदीकी दूरी पर तीर कमान बेकार थी, इसलिए येहुआन ने सीधे कोल्ड लाइट तलवार निकाली। 10,000 फूलों की तलवार तकनीक, तीसरा स्तर। जैसे ही येहुआन ने अपनी तलवार से वार किया, कोल्ड लाइट तलवार की नोक से आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक पल में आत्मा ऊर्जा प्रकाश की 72 किरणों में विभाजित हो गई और विशाल रक्तलाल भेड़िए पर हमला कर दिया। चूंकि उनमें से बहुत सारे थे, रक्तलाल भेड़िए को तुरंत छेद दिया गया। उसकी एक आंख तो अंधी भी हो गई थी। अच्छा मौका, रक्तलाल भेड़िया रुका। इस अवसर का लाभ उठाते हुए येहुआन ने अचानक अपनी बाईं मुट्ठी से भेड़िए के माथे पर मुक्का मारा। स्पिरिट लेवल मार्शल तकनीक, टाइगर वुल्फ दहाड़। अध्याय का वह शक्तिशाली प्रभाव तुरंत मूसलाधार बारिश में फैल गया। हालांकि इससे पहले कि वे दोनों संपर्क बना पाते, प्रभाव का एक और विस्फोट एक दूसरे के संपर्क में आ गया। टाइगर वुल्फ डबल दहाड़, बूम। रक्तलाल भेड़िया, जिसका वजन कम से कम 2 टन था, कई मीटर पीछे गिर गया। इसके 4 अंगों पर पंजे के निशान ने जमीन पर 4 स्पष्ट निशान छोड़े। यह मुक्का खून से लाल भेड़िए के माथे पर लगा, जिससे उसे चक्कर आ गया। येहुआन इतना अच्छा मौका नहीं चुकेंगे। उसने तुरंत हथियार बदल लिए। शार्प शूटर, मेरे लिए मरो। स्विश, एक ठंडी रोशनी चमकी और सीधे रक्तलाल विशाल भेड़िए की आंखों में प्रवेश कर गई और उसके सिर में घुस गई। हिंसक आध्यात्मिक शक्ति ने अपना सिर मांस के पेस्ट में डाल दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। खून से लाल भेड़िया मर गया था। हालांकि इस समय अभी भी 2 आध्यात्मिक जानवर मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहे थे। जिस गति से येहुआन ने रक्तलाल भेड़िए को मारा वह झाओ पैन और अन्य की तुलना में बहुत तेज था। ये ताकत मौजूद सभी लोगों को डराने के लिए काफी थी। असंभव, असंभव, आपने वास्तव में लॉर्ड डेमन वुल्फ को मार डाला। यह असंभव है। तटस्थ स्वर अचानक अनायास ही चिल्ला उठा, आप जानवर भगवान संप्रदाय के दुष्ट अवशेष हैं, देखें कि क्या मैं आपको नहीं ढूंढ पाया। येहुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने तुरंत एक और रक्तरेखा जोड़ दी। मध्य स्तरीय सुपरसोनिक बैट ब्लडलाइन। सम्मेलन के बाद येहुआन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर ने अदृश्य ऊर्जा की तरंगें भी उत्सर्जित की। ये सुपरसोनिक बैट ब्लडलाइन का प्रभाव था। यह अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए गूंज का उपयोग कर सकता है।
हालांकि दूरी केवल कुछ 100 मीटर थी, यह एक छोटी घाटी थी। विंग, यह मिल गया। येहुआन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपना धनुष एक निश्चित दिशा में खींचा। शार्प शूटर, स्विश, ठंडी रोशनी सीधे जंगल में घुस गई। हम्फ, येहुआन ने बेरुखी से खर्राटे लिए और स्टार चेजिंग बो को नीचे रख दिया। इस समय झाओ पैन और अन्य ने पिछले 2 आध्यात्मिक जानवरों को मार डाला था। मैदान लाशों से अटा पड़ा था। झाओ पैन और अन्य लोग इतने हैरान थे कि वे बोल नहीं सके। झाओ चोनवुन की बांह को काटने वाला खून से लाल भेड़िया वास्तव में येहुआन द्वारा मारा गया था। क्या ये ताकत कुछ ज्यादा ही स्वर्ग को धता बताने वाली नहीं थी? वरिष्ठ, क्या आप ठीक हैं? येहुआन ने शांति बनाए रखी और झाओ चोनवुन की चोटों की जांच करने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। झाओ चोनवुन भी हैरान थे। हालांकि उसने टूटे हुए हाथ को देखा जो अभी भी कोल्ड तलवार पकड़े हुए था और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने बाएं हाथ से अपनी तलवार का अभ्यास करना होगा। जरूरी नहीं, येहुआन ने अचानक कहा। उन्होंने सीधे झाओ चोनवुन के कटे हुए हाथ को पुनः प्राप्त किया और उसे झाओ चोनवुन के घाव से जोड़ दिया। वहीं उन्होंने एक गोली निकालकर सौंप दी। वरिष्ठ, ये गोली लो। यह क्या है? झाओ चोनवुन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन पूछने के बाद उसने गोली निगल ली। येहुआन थोड़ी सी है। फिलहाल उन्होंने येहुआन पर बहुत भरोसा किया। यदि बात वाला न होता तो उसका सिर काट लिया गया होता। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी टूटी हुई बाह में खुजली होने लगी है, मानो उसे 10,000 चींटियों ने काट लिया हो। लेकिन वह अभी भी इस दर्द को सह सकता था। जिस बात ने उसे झकझोर दिया वह ये थी कि उसकी बाह का घाव भरने लगा था। कुछ सेकंड के बाद उसका हाथ जुड़ा हुआ था और निशान भी चला गया था। यह झाओ चोनवुन इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सका। टूटे हुए हाथ को जोड़ना असंभव नहीं था, लेकिन इसके लिए एक कुशल चिकित्सा विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। लेकिन येहुआन ने उसे केवल एक गोली दी और वह जुड़ी हुई थी। क्या उसने एक दिव्य गोली खाए? इस गोली का आदान प्रदान येहुआन द्वारा भक्षण प्रणाली से किया गया था। एक गोली 50,000 भक्षण बिंदुओं के बराबर थी। ये बेहद महंगा था। हालांकि येहुआन को लगा कि वह इसे खरीद लेगा, भले ही इसके लिए उसे 1 लाख खर्च करने पड़े। यह एक गोली है जो इस जूनियर को संयोग से मिली है। जब तक घाव ठीक नहीं हुआ है इसे दोबारा जोड़ा जा सकता है। येहुआन ने धीरे से कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। दुनिया आप युवाओं की है। अगर यह आपके लिए नहीं था तो मुझे डर है कि मेरा सिर मेरे शरीर से अलग हो जाएगा। झाओ चोनवुन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं। यदि आप राक्षस भेड़िए को रोक नहीं पाते तो मैं उसे मार नहीं पाता। येहुआन ने विनम्रतापूर्वक कहा। यही सच था। यदि झाओ चोनवुन नहीं होते तो उनका पूरी तरह से सफाया हो गया होता। इसी तरह अगर वह नहीं होता तो झाओ पैन और अन्य लोग राक्षस भेड़िए का भोजन बन गए होते। जानवर भगवान संप्रदाय का क्या हुआ? झाओ चोनवुन खड़े हुए और पूछा। मैंने उसे मार डाला, येहुआन ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, उसे भागने मत दो। बीस्ट गॉड संप्रदाय के पास एक गुप्त तकनीक है जो आध्यात्मिक जानवरों की ताकत को उनके जीवनकाल की कीमत पर बढ़ा सकती है। झाओ चोनवुन ने भावुक होकर कहा। ये सुनकर ये जुबान अंततः समझ गया कि ये आत्मिक जानवर इतने मजबूत क्यों थे। चूंकि झाओ चोनवुन ठीक था, येहुआन ने अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य गंदगी को साफ करना शुरू किया। हालांकि उसने सभी लाशों को नहीं खाया। उसने कोर रखे। कुल 12 ट्रू स्पिरिट रियलम स्पिरिट बीस्ट कोर, एक ट्रू एलिमेंट मिडिल स्टेज और एक ट्रू एलिमेंट पीक स्टेज थे। रही लाशों की बात तो उसने उन सबको खा लिया। हालांकि लाशों और कोर का मूल्य बहुत अलग था। केवल ट्रू एलिमेंट पीक स्टेज ब्लड रेड वुल्फ ने येहुआन को 100,000 भक्षण अंक दिए। जब येहुआन ने लाशों को इकट्ठा करना समाप्त कर लिया तो दोनों अभिषेककर्ता बीस्ट गॉड सेट सर्वाइवर की लाश को भी ले आए। 70 या 80 के दशक में एक बूढ़े आदमी की तरह दिखने वाली लाश को देखते हुए झाओ चोनवुन ने आह भरी। जैसा कि अपेक्षित था उसने अपने जीवनकाल को कीमत के रूप में इस्तेमाल करके आध्यात्मिक जानवर की रैंक को जबरदस्ती बढ़ाया। भले ही वह न मरे फिर भी वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। अपने सुपरसोनिक बैट वंश के साथ येहुआन ये निर्धारित कर सका कि इस छोटी घाटी में कोई अन्य आध्यात्मिक जानवर नहीं थे। इससे बीस्ट गॉड संप्रदाय का मामला खत्म माना जा सकता है। हालांकि इस बार सम्राट ने बीस्ट गॉड संप्रदाय के उत्तरजीवी को खत्म करने के लिए येहुआन को भेजा था, इसलिए उसे अभी भी लूट को सौंपना पड़ा। येहुआन द्वारा बचाए जाने के बाद झाओ चोनवुन आभारी थे और उन्होंने सीधे कहा, येहुआन, इस बार यह सब आपका धन्यवाद है। मैं इस बार निर्णय ले सकता हूँ। आपको केवल रक्त भेड़िया के कोर को सम्राट को सौंपने की आवश्यकता है। बाकी सब तुम्हारा है। धन्यवाद वरिष्ठ, येहुआन ने जल्दबाजी में अपना आभार व्यक्त किया। ट्रू एलिमेंट पीक स्टेज स्पिरिट जानवर के मूल का मूल्य पहले ही उसकी कल्पना से अधिक हो चुका था। उसने ये सब अपने लिए लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्होंने सुना कि गहन सूर्य साम्राज्य का पुराना पूर्वज ट्रू एलिमेंट पीक स्टेज पर था। इस मूल के साथ वह सच्चे गहन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। उस समय गहन सूर्य साम्राज्य की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। येहुआन ने पहले ही जमीन पर मौजूद सभी लाशों को खा लिया था और उसकी खेती काफी बढ़ गई थी। तुरंत उन्होंने ट्रू स्पिरिट लेवल के चरम पर 4 स्पिरिट बीस्ट इन कोर निकाले और उन्हें झाओ पैन और अन्य को दे दिया। झाओ पैन और अन्य 3 ने आज ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन वे सभी सच्चे आत्मा क्षेत्र में थे। ये कोर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। कोर के साथ उनके टूटने की संभावना बहुत अधिक होगी, इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। उसके बाद येहुआन ने ट्रू एलिमेंट अर्ली स्टेज पर्पल स्ट्राइप वॉर्बिया का कोर निकाला। अचानक उसे याद आया कि वह पहले ही कोर खा चुका है। सौभाग्य से झाओ चोनवुन ने उसे बताया था कि वह बाधा तक पहुंच गया है और अगर वह इसे पार नहीं कर सका तो वह सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। उस स्थिति में येहुआन बिना किसी अपवाद के शेष सभी आध्यात्मिक जानवरों के आंतरिक कोर को खा जाएगा। एक पल में उसके डिवोट पॉइंट सैकड़ों हजारों की संख्या में आसमान छू गए। 650,000 भक्षण बिंदु। मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अमीर होऊंगा। हालांकि मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल तकनीकें बहुत महंगी हैं। मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। येहुआन असहाय महसूस कर रहा था। इतनी सारी चीजें निगलने के बाद उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, इससे पहले कि वह टूट सके। बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष मिटा दिए गए थे और येहुआन और अन्य को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वे तुरंत चले गए और शाही राजधानी में वापस रिपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जनरल ये बहुत युवा और होनहार हैं। वह केवल 16 वर्ष का है और वह पहले से ही सच्चे ऊर्जा क्षेत्र में है। उग्र अग्नि साम्राज्य बर्बाद हो गया है।
हाँ, यहाँ तक कि एक पीक ट्रू एनर्जी रियलम स्पिरिट बीस्ट भी उसके साथ कुछ नहीं कर सका। वह निश्चित रूप से सोआरिंग स्काई मैंशन की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। जनरल ये की प्रतिभा उच्च रैंक वाले साम्राज्य में भी दुर्लभ है। रास्ते में दोनों अभिषेककर्ता उसकी प्रशंसा करते रहे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बर्बाद कर दिया है। येहुआन के बारे में जियांग की धारणा बदल गई थी। अब जब उसने एक और स्पिरिट बीस्ट कोर प्राप्त कर लिया था तो वह येहुआन का बेहद आभारी था। हालांकि येहुआन को गर्व नहीं था। एक पीक ट्रू एनर्जी दायरे क्रिम्सन वुल्फ को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि भेड़िया अभी अभी पुनर्जीवित हुआ था और कमजोर था। इसके अलावा वह एक इंसान थे जो ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल तकनीक और स्पिरिट वेपन्स का उपयोग कर सकते थे। उसकी बुद्धि एक आत्मा जानवर की तुलना में बहुत अधिक थी। जल्द ही वे ब्लैकविंड माउंटेन से बाहर चले गए। रास्ते में राक्षसी जानवरों को येहुआन और अन्य लोगों ने निगल लिया। उनकी खेती का आधार बहुत बेहतर हो गया था। अब झाओ चोंगवन इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सका। उसने येहुआन को अपनी आंखों से हजारों राक्षसी जानवरों को निगलते हुए देखा। उसकी इंटरस्पेशियल रिंग कितनी बड़ी थी। एक इंटरस्पेशियल रिंग की कीमत 10 लोअर ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स थी। सामान्य परिस्थितियों में यह लगभग 100 घन मीटर था। हालांकि येहुआन की इंटरस्पेशियल रिंग संभवतः 10,000 क्यूबिक मीटर से अधिक थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि येहुआन का डिवोरिंग स्पेस बहुत सस्ता था। एक भक्षण बिंदु भक्षण स्थान को 1 घन मीटर तक बढ़ा सकता था, इसलिए ये लगभग अनंत था। इसके अलावा येहुआन ने उन्हें सीधे निगलने का विकल्प चुना था और उन्हें दूर नहीं रखा था। उनके स्पेस में बहुत कम चीजें थीं। झाओ चोंगवन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार येहुआन पहले ही कई चमत्कार कर चुका था। हालांकि जैसे ही वे ब्लैकविंड माउंटेन छोड़ने वाले थे, येहुआन अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। रुको, येहुआन अपने ट्रैक पर रुका और बोला, क्या गलत है? झाओ पैन ने पूछा। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पर दें, आश्चर्य से पूछा। ऐसा लगता है कोई है। येहुआन ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से अपने परिवेश को महसूस किया। सुपरसोनिक बैट ब्लडलाइन के साथ वह लगभग 500 मीटर दूर था। अपनी जांच से उसने वास्तव में जंगल में कुछ लोगों को छिपते हुए पाया। अभी अभी उसने केवल हलचल का एक निशान सुना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में कोई है। ठीक इसी समय अचानक एक विस्फोटक चिल्लाहट सुनाई दी, मार डालो। उसके बाद हवा में किसी चीज के टूटने की कई तीखी आवाजें सुनी जा सकती थीं। कोई हम पर घात लगाकर हमला कर रहा है, सावधान, येहुआन चिल्लाया। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि वे लोग जो जंगल में छिपकर छिपे हुए थे वास्तव में उन पर सीधे हमला करेंगे। क्या वे डाकू या पहाड़ी डाकू हो सकते हैं? लेकिन अगले ही पल उन्होंने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि ये सभी लोग सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। बूम बूम, घात लगाने वालों के हमले तेज थे, लेकिन येहुआन और भी तेज था। एक पल में ये हमले बिखरे हुए थे। झाओ चोंगवन और अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जवाबी हमला करने के लिए जल्दबाजी में अपने हथियार निकाल लिए। तुम बदमाश कौन हो? झाओ चोंगवन चिल्लाया। मृत लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ किसी ने जवाब दिया। येहुआन ने एक मोटा हिसाब लगाया। दूसरे पक्ष में 3 ट्रू एनर्जी रियलम विशेषज्ञ और 6 पीक ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ थे। गहन सूर्य साम्राज्य में केवल गहन सूर्य शाही परिवार के पास ही ऐसी ताकत थी। हालांकि झाओ चोंगवन शाही परिवार का सदस्य था और झाओ पैन क्राउन प्रिंस था, इसलिए यह असंभव था। ये हमारे देश में रेजिंग फायर एम्पायर के जासूस हैं, उन्हें मार डालो। झाओ चोंगवन ने तुरंत स्थिति को समझा और जवाबी कार्रवाई की। क्या ऐसा है? ये सुनकर येहुआन को अब इतनी परवाह नहीं रही। चूंकि उन्होंने उन पर हमला करने का साहस किया, केवल मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही थी। 3 ट्रू एनर्जी रियलम विशेषज्ञ पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। जहां तक अन्य 6 का सवाल है, वे दूर से सहायता कर रहे थे। शार्प शूटर, येहुआन का दाहिना हाथ तेजी से आगे बढ़ा। 1 सेकंड में 6 तीर चलाए गए, जिससे 6 पीक ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ सीधे मारे गए। क्या ट्रू एनर्जी रियलम के 3 विशेषज्ञ हैरान रह गए। इससे पहले कि वे भाग पाते, उनके 6 अधीनस्थों को येहुआन ने मार डाला था। मैं झाओ चोंगवन को वापस पकड़ लूंगा। तुम लोग पहले उस बच्चे और दूसरों को मार डालो, एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया। सिर्फ आप दोनों के साथ? झाओ चोंगवन ने उन शब्दों को सुनकर उपहास किया। प्रोफाउंड सन एम्पायर और रेजिंग फायर एम्पायर दोनों समान ताकत वाले निम्न श्रेणी के साम्राज्य थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे केवल सच्ची ऊर्जा सीमा के प्रारंभिक चरण में थे। येहुआन को छोड़कर झाओ चोंगवन, जिनके पास मिडिल ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट था, उनमें से 2 को रोकने की क्षमता थी। झाओ पैन और अन्य 4 के साथ इन तीनों को मारना केक का एक टुकड़ा था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, येहुआन भी था जिसने पीक ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञ ज़ू लैन को मार डाला था। दोनों पक्ष तुरंत संपर्क में आ गए। झाओ चोंगवन ने केवल बूढ़े व्यक्ति के साथ मारपीट की। जहां तक अन्य 2 का सवाल है, उन्हें येहुआन और अन्य को दे दिया गया। एक सच्चे ऊर्जा क्षेत्र विशेषज्ञ की नजर येहुआन पर थी। वह सीधे येहुआन के पास पहुंचा और अपनी तलवार से वार कर दिया। लॉर्ड्स कवच, येहुआन ने तुरंत एक बड़ा कमल बनाया और खुद को उसमें लपेट लिया। जब तलवार ने लॉर्ड्स आर्मर में छुरा घोंपा तो वह नहीं टूटी। क्या सच्चा ऊर्जा क्षेत्र? इस विशेषज्ञ को लगा झटका। अभी अभी येहुआन ने एक कदम उठाते ही अपने 6 चरम ट्रू स्पिरिट रियलम विशेषज्ञों को मार डाला था। यह विधि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक युवक के पास हो, लेकिन अब उसे वास्तव में लगा कि येहुआन अपनी सच्ची ऊर्जा को नहीं, बल्कि अपनी सच्ची ऊर्जा को संघनित कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आपने गलत व्यक्ति को ठेस पहुंचाई है? येहुआन मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत विशेषज्ञ का दाहिना हाथ काट दिया। फिर उसने लात मारी और विशेषज्ञ को उड़ा दिया। जब तक विशेषज्ञ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने खुद को उड़ता हुआ पाया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसका हाथ पहले से ही उड़ रहा था। येहुआन ने फिर से अपना हाथ उठाया और विशेषज्ञ का हथियार पकड़ लिया। डेवोड, लो ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट को सीधे खा लिया गया और कटा हुआ हाथ जमीन पर गिर गया। येहुआन की वर्तमान ताकत के साथ प्रतिद्वंद्वी को मारना उंगली चटकाने जितना आसान था। हालांकि जब उन्होंने देखा कि झाओ पैन और अन्य लोग सहज थे, तो उन्होंने तुरंत खेलना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, भागो। विशेषज्ञ को तुरंत एहसास हुआ कि उसका येहुआन से कोई मुकाबला नहीं है और वह तुरंत भागने के लिए मुड़ गया। तुम मुझसे बचना चाहते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। असंख्य फूलों की तलवार, 3रे स्तर की, मेरे लिए मरो। येहुआन प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और तुरंत ट्रू एनर्जी रियलम विशेषज्ञ को रोक लिया। फिर उसने लापरवाही से अपनी तलवार से वार कर दिया। पू पू पू, विशेषज्ञ की आंखें चौड़ी हो गईं।
उनके पास अपनी रक्षात्मक मार्शल आर्ट का उपयोग करने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि उनके शरीर को चलनी में छेद दिया गया और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अध्याय का अंत। एनर्जी बाउंड्री विशेषज्ञ को खून से लथपथ देखकर ये हुआन ने हल्के से खर्राटे लिए। वह मुड़ा और देखा कि झाओ चोंगबुन और झाओ पैन का पलड़ा भारी था। मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार? असंभव, आपके पास मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार कैसे हो सकता है? बूढ़ा चिल्लाया। इस फैटी के हाथ में एक भी है, एक अन्य सच्चे ऊर्जा सीमा विशेषज्ञ ने कहा। गलत जानकारी, चलो चलें। बूढ़ा चिल्लाया। झाओ चोंगबुन की आंखें टिमटिमा गईं और वह चिल्लाया, आपको लगता है कि आप अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं? आपको क्या लगता है झाओ चोंगबुन कौन है? रहना। एक ठंडी रोशनी चमकी और बूढ़े आदमी का कटा हुआ हाथ हवा में उड़ गया। एक पक्ष निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था, जबकि दूसरा पक्ष मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार था। अंतर बहुत बड़ा था और बूढ़े व्यक्ति का झाओ चोंगबुन से कोई मुकाबला नहीं था। दूसरी ओर झाओ पैन के समूह के प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। पलक झपकते ही वह दर्जनों मीटर दूर जंगल में घुसने की तैयारी कर रहा था। मेरे साथ यहाँ, तुम अभी भी जाना चाहते हो? इस समय ये हुआन ने अचानक अपना हाथ उठाया और बूढ़े व्यक्ति की पीठ पर निशाना साधते हुए 100 चरणीय भेदी तीर चलाया। तीर बूढ़े आदमी के सिर में छेद कर गया और वह जमीन पर गिर गया। नहीं, असंभव, बूढ़ा आदमी चिल्लाया जब उसने देखा कि वह केवल एक ही बचा है। हालांकि झाओ चोंगबुन ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। तलवार के प्रहार से बूढ़े व्यक्ति का दूसरा हाथ उड़ गया, केवल उसके 2 पैर बचे। सौभाग्य से उनकी आंदोलन तकनीक काफी अच्छी थी और वह एक पल में झाओ चोंगबुन से दूर खींचने में कामयाब रहे। ये हुआन ने बूढ़े आदमी को मारने की तैयारी करते हुए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस समय झाओ चोंगबुन ने अचानक कहा, उसे मत मारो, उसे जीवित छोड़ दो। ये सुनकर ये हुआन का बायां हाथ नीचे चला गया। शियू। बूढ़े व्यक्ति के बाएं घुटने पर चोट लगी और वह अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। दोनों हाथ कटे हुए और एक पैर अपंग होने के कारण इस बूढ़े व्यक्ति को अपंग माना जा सकता है। झाओ चोंगबुन ने आगे बढ़कर उसे एक पल में पकड़ लिया। आप रेजिंग फायर एम्पायर से हैं, है ना? झाओ चोंगबुन ने पूछा। बस मुझे मार डालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। बूढ़े आदमी ने अपने दांत पीस लिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेमना वध होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेजिंग फायर एम्पायर वास्तव में 3 ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञों को यहाँ भेजेगा। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका है। इस बार आपका लक्ष्य ये 3 होना चाहिए, है ना? झाओ चोंगबुन ने अनुमान लगाया। निश्चित रूप से जब वे शब्द बोले गए तो बूढ़े व्यक्ति का चेहरा हिल गया। धमाका। झाओ चोंगबुन ने बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर थप्पड़ मारा। उस शक्तिशाली सर्वोत्कृष्ट सार ने तुरंत बूढ़े व्यक्ति के मस्तिष्क को टुकड़ों में तोड़ दिया। वह कोई भी जानकारी मांगने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस बार ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष की जानकारी गलत थी। उन्हें ये हुआन और अन्य लोगों के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। युद्ध के मैदान को साफ करें। ऐसा लगता है कि हमें अपना रास्ता वापस बदलना होगा। झाओ चोंगबुन कुछ हद तक चिंतित महसूस कर रहे थे। चूंकि जासूस थे, इसलिए इससे अधिक हो सकता है। इस बार केवल 3 ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मार्शल कलाकार थे, वे अभी भी उनसे निपट सकते थे, लेकिन क्या होगा यदि अगला 3 ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मार्शल कलाकार हो? ये हुआन और अन्य लोगों ने भी युद्ध के मैदान को साफ किया। इन सभी लोगों के हाथों में कियानकुन रिंग्स थीं। ये हुआन ने भी काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से एक मिशन के लिए प्रोफाउंड सन एम्पायर में भेजा गया था, ताकि उनके पास बहुत सारी चीजें न हों। इस तरह के एक प्रकरण के साथ झाओ चोंगबुन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक बड़ा चक्कर लगाया। उनकी गति तेज मानी जाती थी और शाही राजधानी में लौटने में उन्हें केवल 7 दिन लगे। जब झाओ चोंगबुआन ने इस बारे में सुना तो वह हैरान रह गए और उन्होंने ये हुआन को अगले कुछ दिनों तक शाही राजधानी नहीं छोड़ने के लिए कहा। ये हुआन ने भी ऐसा ही किया। 1 महीने के समय में वे सोआरिंग स्काई मैंशन में 3 स्थानों के लिए रेजिंग फायर एम्पायर के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उन तीनों को अभी भी अपनी ताकत छिपानी पड़ी। इससे पहले झाओ पैन इंटरमीडिएट ट्रू स्पिरिट पिल की मदद से पीक ट्रू स्पिरिट दायरे में पहुंच गया था। अब जब उसने पीक ट्रू स्पिरिट रियलम स्पिरिट बीस्ट का आंतरिक कोर प्राप्त कर लिया था, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह इसमें सेंध लगा सकता था। हालांकि उन्होंने और जियान ने ये हुआन को निराश किया था। आंतरिक कोर का उपभोग करने के बाद वे टूट नहीं सके, इसलिए वे अभी भी पीक ट्रू स्पिरिट दायरे में फंसे हुए थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंटरमीडिएट आध्यात्मिक हथियार कोल्ड लाइट तलवार के साथ उनके लिए स्थान प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 महीने से अधिक का समय बहुत जल्दी बीत गया। आज ये हुआन सीमा की ओर जाने वाला था। लड़ाई का स्थान वास्तव में दोनों देशों के बीच लावारिस भूमि थी। ये कहा गया था कि सोआरिंग स्काई मैंशन के विशेषज्ञ न्यायाधीश होंगे, इसलिए निष्पक्षता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए झाओ चोंगबुआन ने व्यक्तिगत रूप से उनका साथ दिया। इतना ही नहीं, झाओ परिवार का 100 साल पुराना पूर्वज भी आया था। ब्लड वुल्फ का आंतरिक कोर जिसे ये हुआन वापस लाया था, इस पीक ट्रू एनर्जी क्षेत्र के पुराने पूर्वज द्वारा पहले ही उपभोग कर लिया गया था। मूल रूप से ये पुराना पूर्वज पीक ट्रू एनर्जी दायरे में फंस गया था, लेकिन इस ब्लड वुल्फ के आंतरिक कोर के साथ वह सीधे बेड़ियों को तोड़ दिया और ट्रू डार्कनेस दायरे में प्रवेश कर गया। उसके अनुरक्षण के साथ ये बिल्कुल सुरक्षित था। इस बार ये हुआन अभी भी स्पिरिट बीस्ट ग्रेट पेंग की सवारी कर रहा था। ये स्पिरिट बीस्ट ग्रेट पेंग झाओ चोंगबुन से भी बड़ा था। ऐसा कहा जाता था कि यह सच्चे आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में था। 2 दिन से भी कम समय में वे युद्ध के स्थान पर पहुंच जाएंगे। बेशक जाने से पहले ये हुआन ने हुआयंग से लियानयुन शहर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए भी कहा। उसने अनुमान लगाया कि जब वह वापस आएगा तो लियानयुन शहर निश्चित रूप से पहले से अलग होगा। अल्पविराम। आध्यात्मिक रॉक की पीठ पर पेन 8 ये हुआन, जियान रेजिंग फायर एम्पायर की 3 प्रतिभाएं पहले ही पीक ट्रू स्पिरिट दायरे में पहुंच चुकी हैं। हालांकि आप सभी के पास मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार हैं, आप लापरवाह नहीं हो सकते। झाओ चोंगबुआन, जिन्होंने सफेद वस्त्र पहना हुआ था, ने कहा। हाँ, ये हुआन और अन्य 2 ने जवाब में सिर हिलाया। सोआरिंग स्काई मैंशन एक साम्राज्य के उत्थान और पतन को निर्धारित करने की कुंजी थी। यदि वे सोआरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश कर सके तो यह साम्राज्य कम से कम भविष्य में एक उच्च रैंक साम्राज्य के रूप में विकसित हो सकेगा। इसलिए उन्हें धब्बे प्राप्त करने थे और उन्हें उन सभी को प्राप्त करना था। हालांकि झाओ चोंगबुआन ने ये हुआन की ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था, इसलिए उन्हें ये हुआन की चिंता नहीं थी। वह झाओ पैन और जियान के बारे में चिंतित थे। यदि वे मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियारों पर अपना हाथ रख सकें तो रेजिंग फायर एम्पायर भी ऐसा करने में सक्षम हो सकता है।
इसके अलावा अन्य अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं। उन्हें कोई दबाव मत दो। इस समय एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अचानक ऊपर चला गया। वह गहन सूर्य साम्राज्य के पिछले सम्राट झाओ मोबाई थे। सेवानिवृत्त सम्राट को नमस्कार। येहुआन ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और कहा। उसके सामने वाला व्यक्ति एक सच्चे गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ था, जो उससे ऊंचा एक संपूर्ण क्षेत्र था। वो एक ऐसा वजूद था जो उसे एक ही थप्पड़ से मार सकता था। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार हमने अपने आधे विशेषज्ञों को बाहर क्यों भेजा? इसका कारण रेजिंग फायर एम्पायर को कोई चाल खेलने से रोकना है। मुझे डर है कि उनके पास छिपे हुए विशेषज्ञ हैं, इसलिए एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो आप सभी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। झाओ मोबाई ने येहुआन से कहा। येहुआन ने झाओ पैन पर नजर डाली। यदि वास्तव में कोई लड़ाई होती तो उसके लिए एक तरफ खड़े होकर देखना बहुत असुविधाजनक होता। शाही दादाजी, हम हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते? झाओ पैन ने आश्चर्य से पूछा। यदि तीनों स्थान आपके द्वारा ले लिए जाते हैं तो रेजिंग फायर एम्पायर निश्चित रूप से हमारे लिए चीजों को कठिन बना देगा। यदि वास्तव में कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो सोआरिंग स्काई मैंशन के दूत निश्चित रूप से आपको जोखिम नहीं लेने देंगे, इसलिए आप सभी को यहीं रहना चाहिए। इसके अलावा मैं पहले ही आगे बढ़ चुका हूं और मेरे पास एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार है। रेजिंग फायर एम्पायर के लोगों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। झाओ मोबाई ने समझाया। हाँ। झाओ पैन ने सिर हिलाया। यह दर्शाता है कि वह समझ गया है। रेजिंग फायर एम्पायर और प्रोफाउंड सन एम्पायर की ताकत समान थी। रेजिंग फायर एम्पायर का सम्राट भी सच्ची ऊर्जा सीमा के चरम पर था। इसके अलावा उन्होंने अपनी सभी सेनाएं जुटाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उनके द्वारा भेजे गए लोगों की संख्या गहन सूर्य साम्राज्य के समान ही थी। दूसरी ओर गहन सूर्य साम्राज्य के पास झाओ मोबाई और कई मध्य श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार थे, इसलिए दुश्मन को मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। 2 दिन बाद आध्यात्मिक रॉक सीमा पर प्रकट हुआ। दोनों साम्राज्यों के बीच लावारिस भूमि बड़ी नहीं थी और दोनों साम्राज्यों की सीमाएं केवल कुछ हजार मीटर की दूरी पर थीं। येहुआन और अन्य लोग सीमा पर उतरे और झाओ मोबाई ने प्रस्थान करने से पहले खुद को प्रचन्न किया। इस बार मेरे झाओ परिवार ने 10 से अधिक ट्रू एनर्जी बाउंड्री विशेषज्ञों को संगठित किया है और मेरे शाही दादा के साथ रेजिंग फायर एम्पायर निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जब तक रेजिंग फायर एम्पायर के ये लोग नष्ट हो जाते हैं, पूरा साम्राज्य ढह जाएगा और प्रोफाउंड सन एम्पायर के लिए एक मध्य श्रेणी का साम्राज्य बनने के लिए एक कदम बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह। रास्ते में झाओ पैन ने येहुआन से फुसफुसाया। मुझे ऐसी आशा है। येहुआन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन किसी कारण से उसका दिल फिर से बेतहाशा धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि फिर से कुछ होने वाला है। लोगों का ये समूह तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही देर में वे दोनों साम्राज्यों के बीच में एक बड़े पेड़ के नीचे आ गए। ये था सहमत स्थान। इस समय पहले से ही एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़े पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठा था। उसी समय उसके बगल में 10 से अधिक आकृतियां थीं। ऐसा लगता है कि रेजिंग फायर एम्पायर के लोग आ गए हैं। पेड़ के नीचे बैठा व्यक्ति सोआरिंग स्काई मैंशन का दूत होना चाहिए। सब लोग जल्दी करो, झाओ चोंगबुआंग ने अपने दिल में कहा। उन्होंने गुप्त रूप से रेजिंग फायर एम्पायर के लोगों की संख्या की गणना की और पाया कि उनकी तरह ही उनमें से ठीक 18 लोग थे। ये देखकर झाओ चोंगबुआंग मुस्कुराया। समान संख्या में लोगों के साथ रेजिंग फायर एम्पायर उन्हें कैसे हरा सकता है? वे तेजी से आगे बढ़े। जब झाओ चोंगबुआंग का समूह करीब आया तो रेजिंग फायर एम्पायर के नेता ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा, झाओ चोंगबुआंग, आप वास्तव में अहंकारी हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई दूत को इंतजार कराने की? यूचुआन, हम यहाँ समय पर हैं। झाओ चोंगबुआंग सूंघा। यूचुआन नाम का यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रेजिंग फायर एम्पायर का सम्राट था और उसकी ताकत ट्रू एनर्जी बाउंड्री पर झाओ चोंगबुआंग के समान थी। चूंकि आप यहाँ हैं, आइए शुरू करें। इस समय बड़े पेड़ के नीचे अधेड़ आदमी खड़ा हो गया। तुरंत झाओ चोंगबुआंग और अन्य पर एक अदृश्य दबाव कम हो गया। सच्चा गहरा क्षेत्र। अच्छा नहीं, हम देर से आए और प्रभु दूत को दुखी कर दिया। झाओ चोंगबुआंग ने बिना किसी संदेह के मन में सोचा। उस क्षण उसने अपराध बोध में अपनी मुट्ठियां दबा लीं। मुझे क्षमा करें लॉर्ड मैसेंजर। इसे भूल जाओ। आओ और लड़ाई का क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकालो। अधेड़ ने उसे अनदेखा कर दिया और अपनी इंडस्पेशियल रिंग से बहुत सारा बर्तन निकाल लिया। झाओ चोंगबुआंग ने येहुआन और अन्य 2 का नेतृत्व किया और उनका परिचय कराया। यूचुआन वही था। सोआरिंग हेवन मैंशन के मूल्यांकन के लिए दोनों देशों के पास केवल 3 कोटा थे। इसके अलावा युद्ध के नियम सोआरिंग हेवन मैंशन द्वारा निर्धारित किए गए थे। दोनों पक्ष पहले अपनी 3 प्रतिभाओं का परिचय देंगे और फिर दूत लड़ाई शुरू करने के लिए लॉटरी निकालेंगे। इस तरह धोखेबाजों को रोका जाएगा और इसे उचित माना जाएगा। हालांकि जब झाओ चोंगबुआंग येहुआन और अन्य लोगों को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने ले गया तो यूचुआन ने अचानक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर नजर डाली। तभी अधेड़ ने अचानक हमला कर दिया। उसका निशाना झाओ चोंगबुआंग था। क्या झाओ चोंगबुआंग को इसकी उम्मीद नहीं थी? उनके सीधे कंधे में चोट लगी और उन्हें तुरंत उड़ने के लिए भेज दिया गया। मूल रूप से अधेड़ उम्र का व्यक्ति झाओ चोंगबुआंग के दिल को एक मुक्के से टुकड़े टुकड़े करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक क्यूई का विस्फोट हुआ जो उसकी मुट्ठी से टकराया, जिससे उसकी मुट्ठी विक्षेपित हो गई। इसलिए झाओ चोंगबुआंग को केवल चोट लगी। कंधा। जिस व्यक्ति ने उसके अच्छे काम में बाधा डाली थी वह येहुआन था। ये तुम हो बच्चे? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने येहुआन की ओर देखा और उस पर एक और मुक्का मारा। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने ये बच्चा सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था। वह आसानी से एक मुक्के से उसे मार सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना भोला होगा। आध्यात्मिक स्तर की मार्शल तकनीक टाइगर वुल्फ दहाड़। धमाका। दोनों मुट्ठियां टकरा गईं और हवा बहने लगी। हालांकि यह अंत नहीं था। द्वितीय स्तर की दहाड़। एक और तेज आवाज आए। अधेड़ को वास्तव में कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह केवल लापरवाह होने और यह सोचने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता था कि वह येहुआन को मार सकता है। जाना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए येहुआन ने झाओ पैन और जियांग जियान को पकड़ लिया और जल्दी से पीछे हट गए। ये दृश्य बहुत जल्दी घटित हो गया। पूरी भीड़ चुप थी। हालांकि गहन सूर्य साम्राज्य के सेवानिवृत्त सम्राट झाओ मोबाई प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे और तीर की तरह बाहर निकले। भीड़ उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। इस समय घायल झाओ चोंगबुआंग को अभी भी समझ नहीं आया कि सोआरिंग स्काई मैंशन के दूत अचानक उन पर हमला क्यों करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दूत को रेजिंग फायर एम्पायर द्वारा रिश्वत दी गई हो? दूत, आप क्या कर रहे हैं? झाओ चोंगबुआंग ने आखिरकार जोर से पूछा। सौभाग्य से इस ट्रू प्रोफाउंड दायरे के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक और हमला नहीं किया।
इसके बजाय उसने आश्चर्य से ये हुआन की ओर देखा। वह एक सच्चा गहन क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में एक सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के बच्चे के हाथों नुकसान में था। वह इस बारे में बाद में बात करते। उसने झाओ चोंगुआंग की ओर देखा और मुस्कुराया, आप एक सम्राट हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मूर्ख होंगे। क्या मैंने कहा कि मैं सोअरिंग स्काई मैंशन का दूत हूँ? क्या? इस उत्तर ने गहन सूर्य साम्राज्य के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। ये पता चला कि यह व्यक्ति सोअरिंग स्काई मैंशन का दूत नहीं था, बल्कि एक नकली था। सौभाग्य से ये हुआन ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, अन्यथा झाओ चोंगुआंग को एक मुक्के से मार दिया जाता। हा, झाओ चोंगुआंग, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? वह ब्लैक विंड एम्पायर का एक विशेषज्ञ है जो तुम्हें नष्ट करने में मेरी मदद करने आया था। यू चुआन जोर से हंसे। गहन सूर्य साम्राज्य के लोगों के चेहरे बेहद उदास थे। उन्होंने सोचा कि कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ट्रू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञ की भर्ती भी कर सकता है। ब्लैक विंड साम्राज्य एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य था। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतना युवा ट्रू एनर्जी रियलम विशेषज्ञ आपके जैसे निम्न रैंक वाले साम्राज्य में दिखाई देगा। इससे मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। अधेड़ की नज़र ये हुआन पर पड़ी। जब ये हुआन ने अभी हमला किया तो यू चुआन पास में ही था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये हुआन सच्ची ऊर्जा को संघनित कर रहा था। आपका गहन सूर्य साम्राज्य मेरे रेजिंग फायर साम्राज्य से छोटा है, लेकिन आप ऐसी प्रतिभा पैदा कर सकते हैं। मैं वास्तव में ईर्ष्यालु हूँ। यह अफसोस की बात है कि आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह। यू चुआन की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी, क्योंकि उसने कहा था, सोअरिंग स्काई मैंशन के दूत के आने से पहले मैं पहले आप सभी को मार डालूंगा। इस तरह कोटा मेरे रेजिंग फायर एम्पायर का होगा। ये योजना दोषरहित नहीं थी। अगर सोअरिंग स्काई मैंशन के दूत जल्दी पहुंच गए तो मामला उजागर हो जाएगा। हालांकि यह कोई समस्या नहीं थी जब तक कि ब्लैक विंड एम्पायर का विशेषज्ञ भीड़ में छिपा हुआ था। आखिरकार सोअरिंग स्काई मैंशन के दूत को दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई की परवाह नहीं होगी। अधिक से अधिक वह कोटा धारक की रक्षा करेगा। यू चुआन, ऐसा लगता है कि तुम हमें मारने जा रहे हो। झाओ चोंगुआंग अपना लगभग अपन कंधा पकड़कर खड़ा हो गया। चुआन मुस्कुराया, क्या आपको लगता है कि अभी भी उम्मीद है? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक काले वस्त्रधारी बुजुर्ग बाहर चला गया और ऊंची आवाज में कहा, सच्चे अंधेरे क्षेत्र वाले आप अकेले नहीं हैं। जैसे ही वह बोला, एक आभा जो उपस्थित अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी फैल गई। ये झाओ मोबाई थी क्या? यू चुआन और अधेड़ के होश उड़ गए। गहन सूर्य साम्राज्य में एक सच्चा अंधकार क्षेत्र विशेषज्ञ था। अरे, मैंने तुम्हें लगभग नहीं पहचाना। मुझे लगा कि तुम मर गए हो। झाओ मोबाई, यू चुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब दोनों पक्षों के पास ट्रू डार्कनेस रियलम युद्ध शक्ति थी तो यह कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। गहन सूर्य साम्राज्य के पक्ष का मनोबल नहीं गिरा। आखिरकार उनके पास अभी भी कुछ ठंडी हल्की तलवारें थीं। इन मध्य ग्रेड आध्यात्मिक हथियारों के साथ वे निश्चित रूप से अपने विरोधियों को पकड़ सकते थे। हालांकि रेजिंग फायर एम्पायर डरा नहीं था, क्योंकि उनके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड था। झाओ मोबाई, देखो मैं कौन हूँ। एक पुरानी आवाज सुनाई दी। एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति रेजिंग फायर एम्पायर की ओर से बाहर चला गया। उसने अपनी बांस की टोपी और मुखौटा उतार दिया, जिससे उसका चेहरा सामने आ गया। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो झाओ मोबाई और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। यूलियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे, झाओ मोबाई ने चौंकते हुए कहा। यूलियांग रेजिंग फायर एम्पायर के पिछले सम्राट थे जो ट्रू एनर्जी दायरे के चरम पर थे। नहीं, सच्चे ऊर्जा क्षेत्र का शिखर नहीं। यूलियांग ने जो आभा उत्सर्जित की वह सच्चे अंधेरे क्षेत्र में थी। अच्छा नहीं, गहन सूर्य साम्राज्य का पक्ष कांप उठा। दूसरे पक्ष में दो ट्रू डार्कनेस रियलम विशेषज्ञ थे। ये परेशानी भरा होने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी टूटेंगे। बधाई। हालांकि आज वह दिन है जब आप मर जाते हैं। आपके मरने के बाद गहन सूर्य साम्राज्य को रेजिंग फायर एम्पायर द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। यूलियांग समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने यू चुआन से कहा, बात करना बंद करो। करते हैं, अगर हम देरी करें तो चीजें बदल सकती हैं। हाँ पिता, यू चुआन ने सिर हिलाया और फिर चिल्लाया, मारो, एक को भी जीवित मत छोड़ो। एक पल में ही लड़ाई छिड़ गई। अपनी बात खत्म करने से पहले झाओ चोंगुआंग भी चिल्लाया, ब्लैक विंड एम्पायर को मेरे पास छोड़ दो। झाओ मुलियन, मैं यूलियांग को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। ठीक है, एक बूढ़ा चिल्लाया। ट्रू एलिमेंट क्षेत्र के चरम पर वह झाओ परिवार के दूसरे सबसे मजबूत मार्शल कलाकार थे। कोल्ड लाइट तलवार को जोड़ते हुए उनके लिए ट्रू प्रोफाउंड रियलम मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ना असंभव नहीं था। मार डालो, दोनों पक्ष तुरंत। अचानक उसने हमला किया। ब्लेड की रोशनी और तलवार की छाया भ्रमित कर रही थी। अब ये हुआन के पास कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस बिंदु तक विकसित होंगी। रेजिंग फायर एम्पायर के पास दो सच्चे गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके पास केवल एक ही था। हालांकि उनके पास कई कोल्ड लाइट तलवारें थीं, लेकिन अगर एक और दुर्घटना हुई तो गहरा सूर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा। तुरंत ये हुआन के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसने सीधे स्टार चेजिंग बो को बाहर निकाला। शार्प शूटर, शार्प शूटर, शार्प शूटर। पलक झपकते ही उसने 3 तेज हमले किए। रेजिंग फायर एम्पायर के 2 पावरहाउस समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और उन्हें सीधे छेद दिया गया था, लेकिन वे अभी भी जीवित थे। ये हुआन समझ गया कि इस लड़ाई की कुंजी वही था। जब तक उसने रेजिंग फायर एम्पायर की ताकत को जल्दी से कमजोर कर दिया, तब तक जीत उन्हीं की होगी। अगर यह खिंचता रहा तो दुर्घटनाएं होंगी। इंटरमीडिएट फाइटर ब्लडलाइन के साथ विलय के बाद उनका दाहिना हाथ एक प्रेत की तरह था और आम लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे। उसने तेजी से धनुष की डोरी को तोड़ दिया और लगातार शक्तिशाली हमले किए। दूसरे राउंड के 3 तीरों ने सीधे तौर पर एक ट्रू एलिमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट की जान ले ली। हर कोई सावधान रहे, उत्कृष्ट तीरंदाजी वाला एक विशेषज्ञ है, उसे मार डालो। रेजिंग फायर एम्पायर का एक ट्रू एलिमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाया। मुझे ये करने दो। तुरंत एक विशेषज्ञ ने ये हुआन पर अपनी आंखें बंद कर लीं और पागलों की तरह उसकी ओर भागा। इस समय ये हुआन के सामने एक आकृति अचानक अवरुद्ध हो गई। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे पास से गुजरना होगा। ये व्यक्ति गहन सूर्य साम्राज्य के सम्राट झाओ चोंगुआंग थे। हालांकि ब्लैक विंड एम्पायर के विशेषज्ञ ने उन्हें घायल कर दिया था, लेकिन ये केवल उनका बायां कंधा था। वह अभी भी अपना दाहिना हाथ हिला सकता था और उसके मध्यवर्ती आध्यात्मिक हथियार के साथ उसकी युद्ध शक्ति काफी अधिक थी।
उनका वर्तमान मिशन येहुआन, झाओ पैन और जियांग जियान की रक्षा करना था। हालांकि येहुआन को अपनी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं थी। चाचा, आप उन दोनों की रक्षा करें। येहुआन सीधे चिल्लाया और बाहर भाग गया। उसके हाथ में स्टार चेजिंग बो पहले ही जा चुका था, उसकी जगह फ्रॉस्टलाइट तलवार ने ले ली। अच्छे लड़के, तुम मेरे उग्र अग्नि साम्राज्य के लोगों को मारने का साहस करते हो, नरक में जाओ। इंटरमीडिएट ट्रू एलिमेंट रियल मार्शल आर्टिस्ट गुस्से में चिल्लाया और येहुआन पर मुक्का मारा। इस स्तर के एक मार्शल कलाकार के लिए एक चौतरफा हमले की शक्ति बेहद भयानक थी। अगर यह मुक्का मारा जाए, यदि यह पंच एक महत्वपूर्ण बिंदु पर उतरा, तो यह निश्चित रूप से उसे तुरंत मारने में सक्षम होगा। हालांकि जब मुट्ठियों से लड़ने की बात आती थी तो येहुआन किसी से नहीं डरता था। आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट, टाइगर वुल्फ दहाड़। द्वितीय स्तर की दहाड़, बूम। इंटरमीडिएट ट्रू एलिमेंट रियल मार्शल आर्टिस्ट का हाथ तुरंत टूट गया और तेज आवाज के साथ तीखी आवाज भी मिल गई। यह उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज थी। एकमात्र इंटरमीडिएट ट्रू स्पिरिट रियल मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ परेशानी ढूंढने की हिम्मत करता है, मर जाओ। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब उनके प्रतिद्वंद्वी ने अस्थायी रूप से हमला करने की क्षमता खो दी, येहुआन ने अचानक अपने दाहिने हाथ से हमला किया। असंख्य फूलों की तलवार का तीसरा स्तर, पूफ पूफ पूफ। प्रकाश की 72 धारियां आसानी से मार्शल कलाकार की ट्रू एसेंस रक्षा को तोड़ गईं और उसके शरीर में घुस गईं। उसके सिर, गले और दिल पर चोट लगी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तुरंत मार। असंख्य फूलों की तलवार येहुआन की पसंदीदा मार्शल आर्ट तकनीकों में से एक थी। इससे बचाव करना सचमुच कठिन था। जब तक किसी के पास आध्यात्मिक स्तर की रक्षात्मक मार्शल आर्ट न हो या जिसकी गति येहुआन से अधिक न हो, येहुआन चुकेंगे नहीं। मार्शल आर्टिस्ट की लाश प्लॉप से जमीन पर गिर गई। आसपास के सभी मार्शल कलाकार हैरान थे। एक ट्रू एलिमेंट बाउंड्री मार्शल कलाकार वास्तव में एक पल में मारा गया था। क्या ये बच्चा सच्चे तत्व क्षेत्र के चरम पर था? हालांकि जब वे अभी भी सदमे में थे, येहुआन ने पहले ही मार्शल आर्टिस्ट की इंटरस्पेशियल रिंग छीन ली थी और फिर से बाहर निकल गए थे। इस तरह की अराजक लड़ाई में अपने ही लोगों को घायल करना आसान था, इसलिए करीबी मुकाबला ही रास्ता था। टाइगर वुल्फ दहाड़, माइरियाड फूल तलवार, लॉर्ड्स कवच, ग्रीन लॉर्ड स्टेप्स। येहुआन भी हत्या के उन्माद में था। उनकी लड़ाई का इरादा सीमा तक जल रहा था। वह गहन सूर्य साम्राज्य के लोगों को जानता था, इसलिए वह गलत व्यक्ति को नहीं मारेगा। बूम, काचा। येहुआन का प्रत्येक मुक्का एक दुश्मन को पंगु बनाने में सक्षम था। एक और प्रहार से वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जान ले सकता था। 5 सेकंड से भी कम समय में उसने 3 दुश्मनों को मार गिराया था। ये गति पहले से ही सभी की अपेक्षाओं से परे थी। वहीं उनकी हाई प्रोफाइल ने भी यूलियांग का ध्यान खींचा। इस बच्चे की प्रतिभा राक्षसी है। यदि वह सोआरिंग स्काई मैंशन में प्रवेश करता है तो रेजिंग फायर एम्पायर समाप्त हो जाएगा। हम उसे जीने नहीं दे सकते, यूलियांग ने अपने दिल में कहा। उन्होंने एक उद्घाटन का लाभ उठाया और झाओ मुलियन को उड़ान भरने के लिए भेजा। उसी समय उन्होंने झाओ मुलियन की कोल्ड लाइट तलवार भी ले ली। अध्याय का अंत अच्छा नहीं, सावधान। झाओ म्यू घबराकर चिल्लाया। उसने देखा कि यूलियांग ने स्थिति का फायदा उठाकर उसका पीछा नहीं किया और उसे मार डाला। इसके बजाय वह येहुआन की ओर उड़ गया। येहुआन ने चीख सुनी और पलट गया। वह लगभग मौत से डर गया था। यूलियांग एक ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार चुरा लिया था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे कोई आरंभिक ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार निपट सके। उसने तुरंत अपना स्टार चेजिंग बो निकाला और हमला करते ही पीछे हट गया। बूम बूम। हालांकि यूलियांग केवल सच्चे गहन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, फिर भी वह सच्चे तत्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से 3 क्षेत्र ऊंचा था। अपने क्षेत्र के दमन के तहत येहुआन के 100 स्टेप्स पियर्सिंग ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बिना किसी अपवाद के हार गया। कितनी तेज गति है, वह लगभग मुझे पकड़ रहा है। हमारे दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, मुझे पहले दौड़ना चाहिए। येहुआन तेजी से मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। वह यूलियांग को लुभाना चाहता था ताकि उसे रेजिंग फायर एम्पायर मार्शल कलाकारों से डरना न पड़े। हालांकि जब येहुआन मुड़ा तो वह ये देखकर चौंक गया कि यूलियांग की गति अचानक बढ़ गई थी। यूलियांग येहुआन को मारने के लिए कृतसंकल्प था। अच्छा नहीं। येहुआन का चेहरा डूब गया। हालांकि वह एक मिडिल ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता था, लेकिन वह उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था जहां वह अकेले ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सके। धिक्कार है, मेरे पास भागने के लिए मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक मार्शल आर्ट खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं है। मैं केवल ये सीख सकता हूँ। येहुआन ने तुरंत भक्षण प्रणाली में एक वस्तु का आदान प्रदान किया। यह एक गठन था और इसकी लागत येहुआन 100,000 भक्षण बिंदु थी। मध्यम श्रेणी का कोहरा निर्माण सक्रिय करें। एक पल में ट्रू एसेंस की लहर दौड़ गई, जिसके बाद आसपास तेज आवाज आई। यूलियांग, जो येहुआन का पागलों की तरह पीछा कर रहा था, को अचानक एहसास हुआ कि येहुआन के चारों ओर धुंध बन गई है। इसके अलावा जिस गति से इसका निर्माण हुआ वह बेहद तेज था और पलक झपकते ही इसने येहुआन की पीठ को ढक दिया। आध्यात्मिक गठन। यूलियांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसकी हत्या का इरादा तेज हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे की आस्तीन में इतनी सारी तरकीबें होंगी। उसे मरना ही होगा। यूलियांग ने अपना मन बना लिया और अपनी हथेली से प्रहार किया और अपने सामने कोहरे को फैलाने की तैयारी की। हालांकि यह कोहरा बहुत बड़ा था और तुरंत 100 मीटर तक फैल गया। इस वजह से यूलियांग ने येहुआन की दृष्टि खो दी और केवल उसे चोटी बनाने के लिए अपने कानों का उपयोग कर सका। यहाँ पर मेरे लिए मरो। यूलियांग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत कुछ बार बाहर निकल गया, लेकिन वे सभी चूक गए। स्विश। इसी समय हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज आई। बूम बूम। यूलियांग ने एक बार फिर तीर को हराया और चिल्लाया, बदबूदार लड़के, बाहर आओ। दूसरी ओर येहुआन थोड़ा खड़ा हुआ और अंदर से उपहास किया, ये बूढ़ा आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। देखते हैं पहले कौन मरेगा। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके बाद वह पलटवार करने के लिए अपने कानों और सुपरसोनिक चमगादड़ की क्षमता का उपयोग करेगा। बूम बूम बूम। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते रहे। सबसे पहले यूलियांग कुछ बार जवाबी हमला करने में सक्षम था, लेकिन बाद में वह लगातार रक्षात्मक था और येहुआन ही हमला कर रहा था। असंभव, ये बच्चा कैसे जान सकता है कि मैं कहाँ हूँ? यूलियांग को यकीन नहीं हुआ। वह भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन येहुआन हमेशा अपनी स्थिति पा सकता था। 1-2 बार हुआ तो ठीक, लेकिन हर बार हुआ तो बहुत अजीब। किसी को यह जानना होगा कि वह एक ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल आर्टिस्ट था और फिर भी वह ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल आर्टिस्ट से निपट नहीं सका। इससे उसे शर्म आ गई।
चाहे कुछ भी हो तुम्हें मरना ही होगा। यूलियांग ने बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। अब उसने ये हुआन की स्थिति निर्धारित करने की कोशिश नहीं की और बेतरतीब ढंग से हमला किया। हालांकि थोड़ी देर के लिए बेतहाशा हमला करने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। ये हुआन कहीं दिखाई नहीं दिया। बूढ़े आदमी वहां देखो। दूर से अचानक आवाज आई। ये हुआन की आवाज थी। इसी समय कोहरा अचानक थोड़ा थोड़ा गायब हो गया। कुछ ही समय बाद ये पूरी तरह से गायब हो गया। यूलियांग ने देखा और ये देखकर चौंक गया कि ये हुआन युद्ध के मैदान में लौट आया है। अब युद्ध का मैदान गड़बड़ था। लाशें हर जगह थीं और वे सभी रेजिंग फायर एम्पायर के मार्शल कलाकारों के शव थे। डार्क सन एम्पायर का कोई भी मार्शल कलाकार नहीं मरा। ये कैसे कैसे संभव है? यूलियांग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उनके पक्ष में 2 ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल कलाकार थे, वे कैसे हार सकते थे? उसने चारों ओर देखा और उसे दूसरा ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिला। वह जमीन पर भी नहीं था, इसलिए भाग गया होगा। धिक्कार है उस कमीने। मैंने बहुत पैसे दिए और वह ऐसे ही भाग गया। वह लगभग गुस्से से मर गया क्योंकि उसने अपने बेटे को जमीन पर पड़ा देखा, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका सिर कहाँ है। यूलियांग अपना भाग्य स्वीकार करो। जाओ मोबाइल। वह लोगों के एक समूह के साथ चला गया। इस बार डार्क सन एम्पायर ने पूरी जीत हासिल की थी और उनमें से केवल कुछ ही घायल हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेजिंग फायर एम्पायर के मार्शल कलाकार मर गए थे। केवल यूलियांग और 3 ट्रू स्पिरिट रियलम मार्शल कलाकार बचे थे। नहीं, असंभव। आपके पास इतने सारे मध्यम आध्यात्मिक हथियार क्यों हैं? यूलियांग ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी हास्यास्पद तरीके से हार गया है। क्योंकि डार्क सन एम्पायर के पास एक मध्यम आध्यात्मिक हथियार लोहार है। झाओ मोबाइल ऊपर चले गए और धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? ये कौन है? यूलियांग ने जोर से पूछा। इस समय येहुआन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। मुझे क्षमा करें, वे सभी कोल्ड लाइट तलवारें मेरे द्वारा बनाई गई थीं। तलवार की मूठ के शीर्ष को देखो, क्या तुम्हें 2 शब्द नहीं दिखते? यूलियांग ने तलवार की मूठ को देखा। सचमुच तलवार की मूठ के शीर्ष पर 2 शब्द थे। येहुआन। यूलियांग ने इसे जोर से पढ़ा। ये सही है, यह मैं हूँ। येहुआन मुस्कुराया। बूम। यह उत्तर नीले रंग के बोर्ड जैसा था और यूलियांग अवाक रह गए। यहाँ तक कि वह इतने युवा ट्रू एलिमेंट रियलम मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं मार सका और वह वास्तव में एक लोहार था जो एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति बना सकता था। क्या डार्क सन एम्पायर वास्तव में इतनी उत्कृष्ट जगह थी? यूलियांग। विजेता सब कुछ ले लेता है, मरना। झाओ मोबाई ने उनके साथ बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे यूलियांग पर हमला बोल दिया। यूलियांग ने विरोध नहीं किया और इस स्लैश से सीधे उसका सिर काट दिया गया। उफ। जब यूलियांग का सिर उछाला गया तो सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वे इस लड़ाई को जीत चुके हैं। शाही दादाजी, इन तीनों का क्या? झाओ पैन ने अचानक दूर से रेजिंग फायर एम्पायर की 3 प्रतिभाओं की ओर इशारा किया। इस दृश्य से रेजिंग फायर एम्पायर की 3 प्रतिभाएं भयभीत हो गईं। ट्रू डार्कनेस रियलम मार्शल आर्टिस्ट यूलियांग का वास्तव में सिर काट दिया गया था। उग्र अग्नि साम्राज्य समाप्त हो गया था। मार डालो। झाओ मोबाई ठिठुरकर चिल्लाए। उनके आदेश का पालन करते हुए एक ट्रू एनर्जी बाउंड्री मिडिल स्टेज पावर हाउस को चार्ज किया गया और 3 प्रतिभाओं ने हार मान ली और एक पल में मारे गए। ओह, यह आसान नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस बार जीतेंगे। झाओ चोंगुआंग ने फिर आह भरी। बात करना बंद करो, पहले गंदगी साफ करते हैं। झाओ मोबाई ने अपना हाथ लहराते हुए कहा और लाशों पर सभी इंटरस्पेशियल रिंग एकत्र कर ली। हालांकि इस समय एक विशाल चट्टान अचानक क्षितिज से उड़ गई। सभी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उनके चेहरे गंभीर हो गए। सोअरिंग स्काई रॉक, ये सोअरिंग स्काई मैंशन का दूत है। झाओ चोंगुआंग ने कहा। इस बार उन्हें यकीन था कि यह सोअरिंग स्काई मैंशन का दूत था क्योंकि पूरे पूर्वी क्षेत्र में केवल सोअरिंग स्काई मैंशन के पास ही ऐसा रॉक था। ये रॉक बेहद तेज थी और पलक झपकते ही सबके सिर के ऊपर से उड़कर धीरे धीरे नीचे उतर गई। 30 साल का एक आदमी रॉक की पीठ से नीचे कूद गया। जमीन पर लाशों को देखते हुए उसने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? लॉर्ड मैसेंजर, रेजिंग फायर एम्पायर ने ब्लैक विंड एम्पायर के एक विशेषज्ञ को लॉर्ड मैसेंजर होने का नाटक करने के लिए पाया। वे गहन सूर्य साम्राज्य के सभी लोगों को मारना चाहते थे लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। झाओ मोबाई ने समझाया। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति भी सच्चे गहन दायरे में था और उससे भी ऊंचा था। ओह, वह आदमी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ब्लैक विंड एम्पायर मेरे होने का नाटक कर रहे हो? उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि उसे गाओ यांग कहा जाता है। झाओ मोबाई ने जवाब दिया। ये वही था जो उसने अभी लड़ाई में सुना था। गाओ यांग, हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आदमी ने ठंडी ठंडी सूंघ ली। सोअरिंग स्काई मैंशन पूर्वी क्षेत्र का अधिपति था लेकिन किसी ने उनके होने का नाटक करने का साहस किया। वे वास्तव में लापरवाह थे। अब जबकि रेजिंग फायर एम्पायर से हर कोई मर चुका है, परीक्षा के 3 स्थान प्रोफाउंड सन एम्पायर को दे दिए जाएंगे। वे कौन से 3 हैं? आदमी ने फिर पूछा। इस समय ये हुआन ने बढ़त बना ली और बाहर चले गए। उसने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े। अभिवादन प्रभुदूत। उस आदमी ने उसकी ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी प्रतिभा निचले स्तर के साम्राज्य में दिखाई देगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये छोटा फैटी भी ठीक है। तीसरा थोड़ा बुरा है लेकिन वह मानदंडों पर खरा उतरता है। भगवान दूत, वे कब? झाओ मोबाई ने पूछा। तुरंत ऊपर आओ, उस आदमी ने कहा और आरोसी की पीठ पर कूद गया। येहुआन और अन्य 2 ने एक दूसरे की ओर देखा और कूद भी गए। क्या आपको कुछ और कहना है? वह आदमी येहुआन की ओर मुड़ा और पूछा। नहीं, येहुआन ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी ने आगे कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें सोअरिंग स्काई मैंशन में ले जाऊंगा। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं और अभी भी जीवित हैं तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने रॉक को थपथपाया और वह उड़ गया। येहुआन और अन्य 2 कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहे थे। इस आदमी को उन पर कोई भरोसा नहीं दिख रहा था, या ये हो सकता है कि परीक्षण बहुत कठिन था। येहुआन और अन्य 2 को सोअरिंग स्काई रॉक पर निकलते देख झाओ मोबाई और बाकी लोगों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलटें। हाँ, चलो अब उग्र अग्नि साम्राज्य की देखभाल करने का समय आ गया है। अल्पविराम। सोअरिंग स्काई रॉक सोअरिंग स्काई मैंशन की ओर उड़ने लगा। वह आदमी सोअरिंग स्काई रॉक की पीठ पर पालथी मारकर बैठा था। उसने येहुआन और अन्य 2 का सामना किया और पूछा, तुम्हारे नाम क्या हैं? येहुआन। झाओ पैन। जियांग जियान। ठीक है, मैं लिंगजियाओ हवेली का संरक्षक मो वेन हूँ।
उस आदमी ने पहले अपना परिचय दिया और फिर उसने कहा, इसके बाद मैं आप सभी को परीक्षण में भाग लेने के लिए सीधे सोअरिंग स्काईमैंशन भेजूंगा। हालांकि ये परीक्षण बेहद क्रूर है क्योंकि मेरी सोअरिंग स्काईमैंशन अभिजात वर्ग चाहती है। कुछ बिंदु हैं जिन्हें मुझे आप सभी को समझाने की आवश्यकता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें मौके पर ही पूछें। मैं समय सीमा के बाद तक इंतजार नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सबसे पहले, हर कोई परीक्षण में भाग नहीं ले सकता। आपको एक प्रतिभा परीक्षण से गुजरना होगा। ये हुआन, आप पास हो सकते हैं। झाओ पैन मुश्किल से गुजर सकता है। जहां तक जियांग जियान का सवाल है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वह परीक्षण में भाग ले सकता है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, जियांग जियान ने चौंक कर पूछा, क्यों? मैंने पहले कहा है कि मेरी सोअरिंग स्काईमैंशन अभिजात वर्ग चाहती है। आपकी उम्र कितनी है? मो वेन ने पूछा। 22। बहुत मुश्किल से। यहाँ तक कि सच्चे आत्मा क्षेत्र के शिखर पर एक 20 वर्षीय बच्चा भी पास नहीं हो सकता है। बेशक ये निश्चित नहीं है जब तक कि आपके पास कुछ असाधारण न हो। बारीकियों के लिए जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मोवेन ने आगे नहीं बताया और आगे कहा, दूसरे परीक्षण को शिविरों में विभाजित किया गया है। आप ग्रेट तांग राजवंश शिविर से संबंधित हैं। यह महान तांग राजवंश क्यों है? झाओ पैन ने आश्चर्य से पूछा। मोवेन ने समझाया, हमारा पूर्वी क्षेत्र सोअरिंग स्काईमैंशन को छोड़कर पहले से ही 4 बड़े राजवंशों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। आप महान तांग राजवंश से संबंधित हैं, तो फिर शिविरों में विभाजित होने का क्या फायदा? झाओ पैन ने पूछना जारी रखा। पूर्वी क्षेत्र के 4 बड़े राजवंशों के अनुसार लड़ेंगे। कुल 2 राउंड होंगे। यदि आप पहला राउंड और दूसरा राउंड हार जाते हैं तो आप केवल सोअरिंग स्काईमैंशन के येलो मैनर में प्रवेश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हमारी सोअरिंग स्काईमैंशन में कुल 4 जागीरें हैं, स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। हेवनली मैनर सबसे अच्छा है और हमारी सोअरिंग स्काईमैंशन का मूल भी है। अर्थ मैनर दूसरे स्थान पर है, प्रोफाउंड मैनर तीसरे स्थान पर है और सबसे खराब येलो मैनर है। मोवेन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ये हुआन और अन्य 2 तुरंत समझ गए। तो यदि हमारा महान तांग राजवंश शिविर लगातार 2 राउंड जीता है तो हम स्वर्गीय मनों में प्रवेश करेंगे, ये हुआन ने धीरे से कहा। ये सही है, मोवेन ने सिर हिलाया और आगे कहा, तीसरा परीक्षण बहुत क्रूर है। 10 में से एक भी नहीं बचेगा, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। 10 में से एक भी नहीं बचेगा। ये सुनकर ये हुआन और अन्य 2 के दिल बुरी तरह कांप उठे। मुकाबला वाकई बहुत तेज था। आखिरकार विभिन्न साम्राज्यों से कुलीन और राजवंशों से सुपर जीनियस थे। सोअरिंग स्काईमैंशन की यात्रा बहुत उबाऊ थी। पहले दिन मोवेन ने ये हुआन और अन्य 2 के सवालों का जवाब देने के बाद आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह 10 दिन तक ऐसे ही बैठा रहा। इस दौरान एक बार भी आंख नहीं खोली। 10 दिन बाद सोअरिंग स्काई ग्रेट पेंग ने भी पर्वत श्रृंखला में उड़ान भरी। वाह, स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी प्रचुर महत्वपूर्ण क्यों हुई? मैंने अभी अभी प्रवेश किया है और मैं पहले से ही अपने शरीर में वास्तविक आत्मा को हलचल महसूस कर सकता हूँ। झाओ पैन ने कहा, मुझे लगता है कि 2 दिनों से भी कम समय में मैं आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं भी, जियांग जियान ने कहा। जहां तक ये हुआन का सवाल है, हालांकि उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल महत्वपूर्ण क्यों भी महसूस हुई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसने स्तर बढ़ाने के लिए निगलने पर भरोसा किया था। इस समय सोअरिंग स्काई रॉक अचानक नीचे उतरा और अंततः एक बड़ी खुली जगह पर उतरा। उसी समय मोवेन भी जाग गया। नीचे आओ, मोवेन ने सीधे जमीन पर कूदते हुए कहा। ये हुआन और अन्य 2 ने भी इसका अनुसरण किया और नीचे कूद गए। मेरे पीछे आओ, मैं पहले आपकी प्रतिभाओं का परीक्षण करूंगा। मोवेन ने अपना हाथ लहराया और सोअरिंग स्काई रॉक हवा में उठा और फिर क्षितिज में गायब हो गया। ये हुआन ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया और कुछ खास नोटिस नहीं किया। यह एक सामान्य संप्रदाय के समान था। उन्होंने और झाओ पैन ने कुछ देर तक मोवेन का पीछा किया और अंत में एक बड़े हॉल में प्रवेश किया। बड़े हॉल में जमीन पर पालथी मारकर बैठे एक बूढ़े आदमी के अलावा और कुछ नहीं था। उसके सामने सॉकर बॉल के आकार का एक सफेद पत्थर था। बुजुर्ग, मैं लोगों को वापस लाया हूँ, कृपया उनकी प्रतिभा का परीक्षण करें, मोवेन आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और ये हुआन और अन्य 2 को स्कैन करने के लिए अपनी गंदी आंखों का उपयोग किया। उसने कहा, एक एक करके इस पत्थर पर हाथ रख। मोवेन ने बगल से कहा, जियांग जियान, तुम पहले जाओ। रास्ते में जियांग जियान बहुत घबराया हुआ था क्योंकि मोवेन ने कहा था कि अपनी प्रतिभा के कारण वह मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह बहुत आश्वस्त नहीं था, लेकिन वह थोड़ा बड़ा था। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, उसे पता चल जाएगा कि वह ड्रैगन है या परीक्षण वाला सांप। अध्याय का अंत हुआन पालथी मारकर बैठ गया और अपना दाहिना हाथ पत्थर पर रख दिया। फिर कुछ अजीब हुआ। पत्थर अचानक हरा हो गया और चमक उठा। उत्कृष्ट, निम्न श्रेणी, आप मुश्किल से मूल्यांकन कर सकते हैं, बुजुर्ग ने कहा। उफ, इन शब्दों को सुनकर जियांग जियान के दिल में विशाल चट्टान आखिरकार उठ गई। झाओ पैन, मोवेन ने शांति से कहा। इस समय पत्थर हरा होने के बाद सफेद हो गया। फिर झाओ पैन भी बैठ गया और अपना हाथ पत्थर पर रख दिया। यह अभी भी हरा था, लेकिन ये 2 बार चमका। उत्कृष्ट, मध्यम ग्रेड, बुरा नहीं है, बड़े ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उन्हें स्थिति समझ में नहीं आई, फिर भी झाओ पैन मुस्कुरा पड़े। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, ये हुआन, यह अब आप पर निर्भर है। ये हुआन, जो परीक्षण किए जाने वाले तीसरे व्यक्ति थे, भी सीधे बैठ गए। फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और पत्थर पर रख दिया। मोवेन भी अपनी सांस रोके बिना नहीं रह सके। जब ये हुआन का हाथ सफेद पत्थर को छू गया तो सफेद पत्थर तुरंत नीला हो गया और 2 बार चमका। ओह, उत्कृष्ट, मध्यम ग्रेड, बुरा नहीं, बुरा नहीं, बड़े ने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। बुजुर्ग, मुझे याद है कि एक उत्कृष्ट मध्यम ग्रेड को अपवाद के रूप में गहन विभाग मनों में स्वीकार किया जा सकता है ना? मोवेन ने कहा। यह सही है, आप मूल्यांकन लिए बिना पहले से ही गहन विभाग मनों में प्रवेश कर सकते हैं, बुजुर्ग ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। मोवेन ने अपना सिर घुमाया और पूछा, ये हुआन, अब आपके पास सीधे गहन विभाग मनों में प्रवेश करने का मौका है। आपको क्या लगता है? गहन विभाग मनो, ये हुआन ने कुछ देर सोचा। लिंगजियाओ मनों में 4 जागीरें थी, स्वर्ग, पृथ्वी, गहरा और पीला। प्रोफाउंड डिपार्टमेंट मैनर को तीसरा स्थान दिया गया। स्पष्ट रूप से कहें तो यह नीचे से दूसरा था। इसे भूल जाओ, मैं मूल्यांकन लेने को तैयार हूँ। ये हुआन ने सीधे अपना सिर हिलाया।
जब तक वे राजवंश युद्ध में एक राउंड जीतते वे गहन विभाग मनों में प्रवेश कर सकते थे। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। शायद तांग राजवंश लगातार 2 राउंड जीत सकता है। आप तक मोवेन ने जोर नहीं दिया। फिर मोवेन ने ये हुआन और अन्य 2 के रहने के लिए जगह की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी कहा कि कोई उन्हें 3 दिनों में मूल्यांकन लेने के लिए लाएगा। वहीं एक बात ध्यान देने वाली थी कि वे अकेले में नहीं लड़ सकते थे, अन्यथा वे योग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इस पर आंगन में यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह महान तांग राजवंश के परीक्षार्थियों का निवास स्थान है। मैं पहले जाकर देख लूंगा। बोलने के बाद झाओ पैन चले गए। फिर जियांग जियानहे ने टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। अब आंगन में केवल ये हुआन बचा था। यहाँ पहुंचने के बाद ये हुआन को अंतहीन दबाव महसूस हुआ। उनकी योग्यता गहन सूर्य साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। हालांकि पूरे पूर्वी क्षेत्र की प्रतिभाएं यहाँ एकत्रित थीं। उच्च कोटि के साम्राज्यों की वे प्रतिभाएं संभवतः उनसे कमजोर नहीं थीं। इसके अलावा वे सभी उससे बड़े थे। दूसरे शब्दों में वह वर्तमान में नुकसान में था। 16 वर्षीय प्रारंभिक चरण ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन 18 या 19 वर्षीय मध्य चरण ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार या 20 वर्षीय पीक स्टेज ट्रू एनर्जी रियलम मार्शल कलाकार काफी आम थे। ऐसा लगता है जैसे मुझे पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, ये हुआन ने मन में सोचा। वर्तमान में उसके पास अभी भी सैकड़ों हजारों भक्षण बिंदु थे। इसके अलावा रवाना होने से पहले उन्होंने मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार तैयार करने के लिए झाओ चोंगगुआंग से बहुत सारी सामग्री भी खरीदी थी। जहां तक मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों का सवाल है, केवल उच्च रैंक वाले साम्राज्यों की प्रतिभाएं ही उन पर कब्जा करेंगी। वे मध्य रैंक वाले साम्राज्यों में शायद ही कभी देखे जाते थे और निम्न रैंक वाले साम्राज्यों में कोई भी नहीं था। इसलिए वह स्तर बढ़ाने के लिए अस्थायी रूप से इस पर भरोसा कर सकता था। मैं भी स्तर बढ़ाने वाला हूँ। जब तक मैं कुछ मध्य श्रेणी की आत्मा कलाकृतियों को बेचता हूँ, मुझे मध्य रैंक वाले सच्चे आत्मा क्षेत्र में तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मुझे अभी भी नहीं पता कि आसपास कौन से साम्राज्य हैं। आइए पहले फैटी ब्रो के वापस आने का इंतजार करें। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने मन में सोचा। उसकी ताकत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका एक और लक्ष्य था और वह झाओ पैन और जियांग जियान को भी लाना था। कुछ देर उसने आंगन में विचार किया। फिर अचानक एक आकृति अंदर आए। ये जियांग जियान था। अच्छा नहीं, झाओ पैन को कुछ हुआ। जियांग जियान ने सदमे में कहा। रवाना होने से पहले वे पहले ही सहमत हो गए थे कि वे एक दूसरे को सिर्फ उनके नाम से बुलाएंगे। अन्यथा यदि वे झाओ पैन को क्राउन प्रिंस कहते तो वे निश्चित रूप से मध्य रैंक और उच्च रैंक वाले साम्राज्यों की प्रतिभाओं को ठेस पहुंचाते। यहाँ तक कि राजवंशों की प्रतिभाएं भी नाराज होंगी क्योंकि उन साम्राज्यों में भी राजकुमार थे। जियांग जियान को इस तरह देखकर ये हुआन खड़ा हुआ और आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? जियांग जियान ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। झाओ पैन का शरीर बहुत बड़ा है। दूसरा पक्ष सोचता है कि झाओ पैन उसकी आंखों को प्रदूषित कर रहा है और चाहता है कि झाओ पैन घुटने टेक दे। ये सुनने के बाद ये हुआन भी अविश्वास में पड़ गया। झाओ पैन थोड़ा मोटा था, लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि क्या है? ये हुआन ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि यह एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य है। जियांग जियान ने घूंट लिया। एक उच्च स्तरीय साम्राज्य हो? ये ज़िचेन अपनी सांसों के बीच बुदबुदाया। ये हुआन की आंखें टिमटिमा गईं। तो क्या हुआ अगर यह एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य था? क्या उन्होंने सोचा कि वे जो चाहें कर सकते हैं? उस समय ये हुआन ने जियांग जियान को आगे बढ़ने दिया। उसी समय एक खाली जगह में घुटना टेकना। जब आप इतने मोटे हैं तो सॉअरिंग स्काई मैंशन के परीक्षण में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती क्या? निम्न रैंक वाले साम्राज्यों के लोग निम्न रैंक वाले होते हैं। उनके पास खाने के अलावा शायद कोई और काबिलियत नहीं है। यदि आप नहीं चाहते कि उस गहन सूर्य साम्राज्य का विनाश हो तो आज्ञाकारी रूप से घुटने टेकें। युवकों का एक समूह इकट्ठा हुआ और चिल्लाया। बीच में झाओ पैन था जिसका वजन 150 किलोग्राम था। झाओ पैन के सामने एक युवक शानदार कपड़े पहने हुए था और उसके साथ 2 परिचारक भी थे। तो आप क्या सोचते हैं? मेरे पिता ब्लैक विंड एम्पायर के ग्रैंड मार्शल हैं। उसके एक आदेश से आपका गहन सूर्य साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। शानदार कपड़ों में युवक ने मजाक में कहा। इस समय झाओ पैन भी वहीं स्तब्ध खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ टहलने के लिए बाहर आने से वह इतनी परेशानी में पड़ जाएगा। ब्लैक विंड साम्राज्य एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य था, जबकि प्रोफाउंड सन साम्राज्य सिर्फ एक निम्न रैंक वाला साम्राज्य था। पूर्व आसानी से एक कम रैंक वाले साम्राज्य को नष्ट कर सकता था, इसलिए कोई तुलना नहीं थी। हालांकि उसके सामने आलीशान कपड़ों में युवक चाहता था कि वह घुटने टेक कर प्रणाम करे। आकाशों, धरती और माता पिता के सामने घुटने टेकते हुए, भले ही उसके पास कोई स्वामी हो, उसे केवल झुकने की जरूरत थी। घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही झाओ पैन झिझक रहा था, आलीशान कपड़ों में युवक ने कहा, समय समाप्त हो गया है। यदि आप अगले क्षण में घुटने नहीं टेकते हैं तो मुझे हृदयहीन होने के लिए दोष न दें। ये सुनकर झाओ पैन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। मैं घुटने टेक दूंगा। झाओ पैन ने अपने दांत पीस लिए और अपने घुटने मोड़ लिए। उसका शरीर नीचे डूब गया। आसपास के लोगों के चेहरे पर मजाकिया नजर आ रही थी। मूल्यांकन 3 दिनों में था, इसलिए वे अगले 3 दिन बोरियत में नहीं बिता सके। उन्हें कुछ मजेदार खोजना था। झाओ पैन की अभिव्यक्ति भारी थी। एक वो ही था जो जलील हुआ। यदि इससे दूसरा पक्ष दयालु हो सकता है तो यह नुकसान नहीं होगा। टॉप। झाओ पैन का मोटा शरीर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, अच्छा, आज्ञाकारी बनो। चूंकि आप घुटने टेक रहे हैं तो अब आपके झुकने का समय आ गया है ना? आलीशान कपड़ों में युवक हंसा। इस समय उनके बगल के अनुयायियों में से एक ने कहा, हमें कुछ और बार दादाजी कहने क्यों नहीं देते? ये सुनकर उस युवक की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है, ये बुरा नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा मोटा पोता नहीं चाहिए। तुम जाओ, इस पोते को ले लो।